जन कवि आदरणीय भाई कैलाश मनहर जी, मैं कैलाश जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर पधारे। भाई कैलाश मनहर। और इस कार्यक्रम में वक्ताओं के तौर पर आदरणीय डॉक्टर विक्रम पाल जी मौजूद हैं। मैं विक्रम पाल जी से ये आग्रह करता हूँ कि कृपया मंच पर पधारे। रुक्मा तिवारी जो हमारी जानी पहचानी कवि रचनाकार हैं, वे थोड़ी देर में आएंगी। तो और मैं अब कवि पूनम भाटिया को भी आमंत्रित करता हूँ कि आप भी पधारें। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और सोचता हूँ कि जब कविता संग्रह का लोकार्पण है तो हमें कविता से ही बात शुरू करनी चाहिए। मैं इस कविता के माध्यम से आपका स्वागत करता हूँ जो पूनम जी की ही कविता है। वह खूबसूरत हो रेड लाइट एरिया की वह खूबसूरत औरत सोचती है कि दिल के चाहने से ही सब कुछ हो जाता है। और आज रात मैं किसी अपने की बाहों में होती, गाने छोड़ मुझे तो किसी की नजरें भी मैसर नहीं होती। कितनी बेदर्दी रही होगी उस खुदा की कलम में कि एक बार भी दर्द लिखते हुए न सोचा कि मेरे लिखे इस दर्द से कितनी दर्दें महसूस होंगी। दर बदर दर्द ही दर्द, हर तरफ दर्द ही दर्द। कितना महसूस करना है ये दर्द, कब तक महसूस करना है ये दर्द। कहीं दर्द की तपिश कम ना हो जाए, क्या इसलिए दर्द दर्द पुकारते हैं हम। उलझने की उलझ कर रह गई उसके वजूद को उन्नत दे, दर्द की साथी बन वो भी दर्द ही बन गई। उलझने हो या दर्द हो सब दर्द ही कहलाई। रेड लाइट एरिया की वस्तु को और इससे ज़्यादा कुछ न सोच पाई। एक कवि जब सोचता है तो उसकी कविता के दायरे में पूरा संसार होता है और वो संसार को खूबसूरत बनाने के लिए ही कविताएं लिखता है। पूनम जी ने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है साहित्य की दुनिया में और आज सबको जानकर खुशी होगी कि पूनम जी बहुत राज्य सरकार से पुरस्कृत शिक्षिका भी हैं। अभी पिछले साल ही आपको पुरस्कृत किया गया है। तो एक शिक्षिका और रचनाकार का जो अंतर संबंध है वो बहुत सारे तरीकों से दुनिया से होता है। बच्चों को शिक्षित करने से लेके परिवार पालना और एक रचनाकार के नज़रिए से पूरी दुनिया को देखना। तो मैं सबसे पहले भाई दीपक राय जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे संक्षिप्त में हमारी कवि पूनम भाटिया का परिचय प्रस्तुत करें। दीपक जी। जी नमस्ते सभी को और आदरणीय मंच और सामने बैठे सुधीरन, सबको नमस्ते और सबका स्वागत है आज के लोकार्पण कार्यक्रम में पुस्तक विमोचन। पूनम भाटिया जी के परिचय को लेकर थोड़ा बहुत उनका तो जितना मैं जानता हूँ, जितना मेरी जानकारी में है वो मैंने सुना। हालांकि किसी कवि, लेखक, रचनाकार, लिखने वाले किसी लिखने वाले का परिचय उसकी लेखनी ही होती है।
तो जब पूनम में अपनी कविताएं पढ़ेंगी तो आप सब असली परिचय उनसे होगा। लेकिन फिलहाल मैं कुछ जो मोटा मोटी चीज़ें जानकारी आई है तो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कि इनका ये दूसरा कविता संग्रह है हवा की गंध, जिसके पहले प्रेम रागिनी है। और दूसरा कि इनकी जो शैक्षणिक यात्रा रही है, पढ़ने लिखने की यात्रा रही है, वो उन्होंने नवोदय से शुरुआत की थी और फिर एक मेधावी छात्रा के रूप में उन्होंने स्कॉलरशिप भी पाई और वहाँ से इन्होंने पास आउट किया। उसके बाद एसटीसी जब ये उन्होंने किया तो राजस्थान सरकार में सफल रही एसटीसी करने के क्रम में। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया इन्होंने और अंग्रेजी साहित्य में और एजुकेशन में शायद फिर अभी मैं लगभग 25 साल हो गए उनको शिक्षा कर्म से जुड़े हुए, शिक्षा के डिपार्टमेंट हुए, तो ढेर सारा काम उसमें भी है। और एक शिक्षक की ड्यूटी चुनाव संबंधी कार्यों में भी होती है तो वहाँ भी मैंने बहुत अच्छा काम किया और 10 साल तक शायद जहाँ तक मेरी जानकारी में भी काम किया और 14, 15, 16 लगातार इनको सबसे अच्छे बेस्ट ब्यूरो का पुरस्कार भी मिला, अवार्ड भी मिला। तो तात्पर्य है कि जहाँ काम करती हैं, जहाँ जुड़ती हैं, वहाँ बड़ा मन से जुड़ती हैं और खूब जुनून के साथ काम करती हैं। दूसरा यह है कि इनको विद्यालय स्तर पर भी, पंचायत स्तर पर भी, ब्लॉक लेवल पर और फिर राज्य स्तर पर एक शिक्षिका के रूप में राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। ये हम सबके लिए बहुत खुश होने की बात है कि जिनका मुख्य पेशा ये नहीं है कि वो लिखती ही रहे, लेकिन उनकी नौकरी है, उसके साथ उन्होंने इन सब चीज़ों की साधना की है, उनके साथ तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कुछ और जानकारी है जैसे कि स्काउट गाइड से इनका जुड़ाव रहा है, वो पढ़ने से लेकर के अभी नौकरी कर रहे हैं तब भी उससे जुड़ी हुई हैं। और जयपुर जिले की स्थानीय संघ संग्रहालय सिटी की संयुक्त सचिव भी हैं। राजस्थान की सरकार के साथ मिलकर के शिक्षा के विभिन्न उपक्रम हैं, चाहे वो पाठ्यपुस्तकों का निर्माण हो, वर्कबुक्स का हो, इंडियन किट हो या प्रश्न पत्रों का निर्माण हो, डायरी लेखन हो, तो इस तरह के विविध कामों में इनकी भागीदारी रही है। पुस्तकालय कमेटी से जुड़ी है राजस्थान राज्य सरकार की, राज्य स्तरीय प्रशिक्षक भी हैं और RST NCERT से जुड़ करके बहुत सारे काम इन्होंने किए। अभी ऑनलाइन रूप से ऑनलाइन मंचों पे काफ़ी सक्रिय है और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जहाँ से अंग्रेजी शिक्षा को लेकर उसमें लगातार लेसन आते हैं, पाठ आते हैं, उनका हिंदी रूपांतर भी आता है तो अंग्रेजी में भी बताया जाता है। तो बेहतर ऑनलाइन मंचों से जुड़ाव का एक आधार और माध्यम ये भी है कि ये अपने 5वीं और 8वीं के बच्चों से डेली शाम को ऑनलाइन जुड़ती हैं, बात करती हैं उनसे किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी कक्षा को लेकर के, तो ये एक इस तरह के काम है। दूसरा ये है कि पत्रिकाओं में जो राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं उसमें लगातार इनका लेखन रहा और मुझे लगता है कि इसी वाले तो मैं इधर देख चुका हूँ जो पत्रिकाएं हैं, मेरे बिना देखे भी बहुत सारे आलोक होकर बहुत सारे काम होंगे मैं नहीं देख पाया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने किया नहीं है, मैंने कम देखा है, ये बात हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि जो कमिटमेंट है या जो पर्यावरण को लेकर के है, 50 बार से अधिक ब्लड डोनेट कर चुकी है और फिर अपने सही भी उन्होंने सालाना कम से कम ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया है। तो ये जो जन सरोकार है, जनता से जुड़ने की जो इच्छा है, जो ललक है, और फिर ये एक सृजन समूह शिक्षकों का मंच है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ भी लोग जुड़ते हैं, ऑनलाइन डेली मीटिंग्स होती हैं। लगातार उसमें मैं साक्षियों की कम से कम 10 उपन्यास और न जाने कितनी कहानियाँ पढ़ी गई और उसके बाद जो शैक्षणिक विमर्श की सामग्री है उसमें भी वहाँ बात होती है, बहुत गंभीरता से बात होती है। और इन सबके लीडर की भूमिका में मैं कहूँ या प्रेरक की भूमिका में मैं कहूँ तो पूनम भाटिया में रही है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी दूसरी किताब के लिए, दूसरी पुस्तक के लिए। अभी हम इस तरह का देखेंगे तो ये एक छोटा सा परिचय था, हालांकि बहुत कुछ छूट जाता है, कुछ भी नहीं होता। जैसे मुझे लगता है कि जब मैं परिचय दे रहा हूँ कि 2 किताबें आ गई हैं तो मुझे लगता है कि तीसरी किताब आने ही वाली है।
तो एक कवि का कर्म, एक रचनाकार का रचना कर्म कभी उसका अंतिम परिचय होता नहीं है। और वो जब अंतिम बार शायद वो जैसे तुलसीदास है, तो तुलसीदास का सारा लेखन आ चुका है, लेकिन फिर भी उसके नए नए अर्थ उद्घाटित होते रहते हैं। तो इस तरह कभी कविता जवान होती रहती है और कभी अर्थ खुलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरी ओर से प्रत्येक रूप में इतना ही था। और अब मैं इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए सबको आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं अनुपमा तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पे आए, हमारी आज की मेहमान वक्ता और बहुत जानी मानी कवि रचनाकार और स्ट्रीट मूवमेंट के रूप में भी आपको जाना जाता है। तो अनुपमा जी, आपका स्वागत है। तो मैं पूनम जी से आग्रह करूंगा कि वे पुस्तकें अपने अतिथियों को दें, और इस अवसर पर हमारे साथ आदरणीय सत्यनारायण जी हैं, तो मैं सत्यनारायण जी से भी कहूँगा कि एक बार हमारे साथ उपस्थित हों, और भाई मायामृत जी भी। तो ये अवसर हमारे लिए बहुत ही अविस्मरणीय हो जाएगा। आइए डॉक्टर साहब। आइए माया जी, आइए। पूनम जी का ये दूसरा कविता संग्रह है, हवा की गंध, जो न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से प्रकाशित हुआ है हाल ही में। बहुत बहुत बधाई हम सब की ओर से। और अब मैं पूनम जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और इन कविताओं के बारे में भी कुछ बताएं, और साथ में एक रचनाकार रूप में आपका कोई वक्तव्य है तो वो, और साथ में कुछ कविताएं भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। पूनम जी। धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले आप सभी सम्मानित सदस्य जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब ने अपना अमूल्य समय निकाला, और मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ क्योंकि आप सभी यहाँ पर मुझे संबल देने के लिए आए हैं। तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि एक नवोदित ही कहूँगी, क्योंकि अभी तो दूसरा ही संग्रह आया है। मेरे सामने बहुत दिग्गज बैठे हैं, अभी मैं सबको देख पा रही हूँ, और सब आप आए उसके लिए बहुत बहुत आभार, आप सभी का अभिनंदन। सबसे सर को नमस्ते करूँगी मैं ज़रूर कि सर आए यहाँ पर। ये मुझ जैसी लेखिका के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप सब मुझे यहाँ पर मिलने आए। साहित्य की संस्कृति से रूबरू मैं बहुत जल्दी हो गई थी। बहुत अच्छे स्कूल में मैं रही, वहाँ पर मैं पढ़ती रही, और साथ में ही मान लीजिए कि गुथती रही, बनती रही, अपने आप को बनाती रही। वहाँ से निकली जब इतना अच्छा स्कूल जो मुझे मिला था, उसके बाद आते ही STC यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग की, और एज ए टीचर मैं वहाँ पर लगातार काम कर रही हूँ। अध्यापक होने के नाते बच्चों के साथ जुड़ने में भी किताबें पढ़ने का शौक लगा रहा। खुद पढ़ती रही, BA किया, MA किया, तब भी पढ़ती रही। RAS का एक जुनून था, उसमें भी लगातार पढ़ती रही। परंतु जो इन सबके साथ मुझे जो मौका मिला वो विद्यालय में आने वाले एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोई प्रोजेक्ट आया था, उसके अंदर काम करते करते और पढ़ने का मौका मिला। वहीं से ट्रेनर के रूप में भी आगे बढ़ी,
और साहित्य में और ज़्यादा जुड़ाव हुआ, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग्स देती थी तो मुझे लगता था कि ये अधूरी है, और ट्रेनिंग मेरी तभी पूरी होगी जब मैं कुछ साहित्य की भी उसमें बात रखूंगी, कोई अच्छी कहानी, कोई अच्छी कविता या कोई अच्छा संस्मरण। क्योंकि जब मैं ये अधूरी बात करके आगे बढ़ूंगी तो मुझे खुद को खालीपन लगता था। तो इसके अंदर मैं और ज़्यादा अपने आप के लिए मेहनत करने लगी कि नहीं, मेरे अंदर इस चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो और ज़्यादा ये रहा कि मैं पढ़ने लगी और उन सबको महसूस करने लगी। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते बढ़ते मैं स्टेट लेवल ट्रेनर बनी, या मैंने स्टेट पर काम करना शुरू किया, एनसीईआरटी के साथ काम करना शुरू किया, तो जो ये जिज्ञासा कहेंगे या मतलब अंदर का भाव कहेंगे कि और नया नया नया, तो उसमें फिर यह भी बात रही कि मुझे कहीं लिखने का भी कुछ ऐसा मन होने लगा। ऐसे क्षण भी आए मेरे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, जहाँ मुझे लगा कि शायद मैं टूट रही हूँ, मैं कमज़ोर हो रही हूँ, या कहें कि मुझे रोना है। तब लगता रहा कि किसी और के कांधे तलाशने से अच्छा है कि मैं किसी कागज़, पेन, कलम और डायरी का सहारा ले लूँ। तब जब वो मैं डायरी में लिखने लगी तो धीरे धीरे जब मैंने महसूस किया ये डायरी भर गई, फिर एक और डायरी भर गई, फिर एक और डायरी भर गई, तो मेरे ही जो ये मित्र हैं सब, उनको मैं आगे बढ़ता हुआ देख रही थी। मेरे सामने बैठे हैं अभी महेश जी, बैठे हैं मेरे सामने ही, अनुपमा जी बैठी हैं। तो इन लोगों की किताबें लगातार आ रही थी, और तो मैंने इनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा जो आता है, जैसा आता है आप लिखती रहो, इसमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कोई इसको कैसे सोचेगा या पढ़ेगा या देखेगा या इसको कोई ठीक करने की गुंजाइश है। आप तो लिखती रहो, उसको पढ़ती रहो, उसको समझती रहो, जितना पढ़ोगी, जितना समझोगी, उतना अपने आप में ये ठीक होगा। इसका एक श्रेय और मैं मेरे दोनों बच्चों को भी देना चाहूँगी, क्योंकि दोनों बच्चे मुझे हमेशा ये कहते रहे हैं कि आप घर में काम करने वाली कोई बाई नहीं हो कि सुबह ये कर लूँ, शाम ये कर लूँ, अच्छा बाद में लिख लूँगी, बाद में पढ़ लूँगी, नहीं। लेकिन ये रोटी और इन सब के लिए नहीं बनी हुई हो, कुछ अच्छा करने के लिए बनी हुई हो। लिखो, पढ़ो, ये मत किया करो सारा दिन कि इसने खाया नहीं है तो ये कपड़ा नहीं धुला है, तो ये सब अपना काम खुद करेंगे। आप अपना काम करो जिसके लिए आप यहाँ पर हुई हो, है आपका अस्तित्व है। बच्चों ने मुझे ये हिम्मत दी है कि आप कर सकती हो, आप हर जगह करती हो, कर सकती हो, इसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। और जितना अच्छा परफेक्टली हम आपके साथ और खड़े हो सकते हैं, हमें बताओ कि हम आपके लिए क्या मेहनत करें। तो इस तरीके तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैं कुछ लाइव प्रोग्राम्स करने लगी। बच्चों के साथ जो मुझे ऊर्जा मिलती है, मेरे बच्चे यानी कि स्कूल के बच्चों की बात कर रही हूँ, 25 साल से वो जो बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे जो मुझे प्रेम दे रहे हैं, जो मुझे पॉजिटिविटी दे रहे हैं, जो मुझे ऊर्जा मतलब हर रोज मेरे अंदर देते हैं, उनके साथ भी मैं जब मतलब उनकी ऊर्जा से भी शायद मैं ये सब कुछ लिख पा रही हूँ, चल पा रहा है, कर पा रही हूँ। तो ये तो रही है। इसके अलावा जो बहुत अंत में जो मैं अभी पिछले 3-4 साल से कर रही हूँ, अभी विकल्प सर ने भी बताया, सृजन समूह का नाम आया। हालांकि सृजन समूह अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया एक समूह था। मैं उसकी एकमात्र सदस्य मतलब के रूप में ही मैं जुड़ी हुई थी, और हम लोग उसमें रोज पढ़ रहे हैं। अब जब आप रोज पढ़ते हो और कुछ ना कुछ नया पढ़ते हो, कोई कविता पढ़ते हो, कहानी पढ़ते हो, संस्मरण पढ़ते हो, कोई लेख पढ़ते हो, तो आपके अंदर ये इच्छा होती है कि हमें और भी कुछ आगे अच्छा करना चाहिए। इसी क्रम में हम लोगों ने उपन्यास पढ़ डाले, और ऐसे ऐसे उपन्यास जैसे रात दरबारी, चित्रलेखा, और मतलब इतने सारे हैं कि अभी हम जब पढ़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी का मुझे चांद चाहिए, और बहुत मोटा है, 500 पेज से ऊपर का उपन्यास है, और हम रोज पढ़ते हैं, रोज उस पर बातचीत होती है, रोज उनके शब्दों के साथ हम गुत्थम गुत्था होते हैं, विचारों के साथ गुत्थम गुत्था होते हैं। तो यानी कि ये कहिए कि ये धाराएं जैसे खून अब ऊपर नीचे चल रहा है, ऐसे ही अब जो साहित्य है, शब्द है, भाव है, विचार है, ये सब ऊपर नीचे मतलब रम गया है, और संवेदनाओं के जो स्तर में होता है, अब आवागमन थोड़ा अच्छा होने लगा है। तो यह तो मेरी साहित्यिक यात्रा थी। पर जो साहित्यिक यात्रा में जो मुझे बहुत एक मजबूत पक्ष मिला है, वह है डॉक्टर दीपक कुमार राय सर। उन्होंने मुझे हमेशा कहा है लिखो,
लिखो लिखो। जब भी सर से बात होती है सर कहते हैं आज क्या लिखा, आज क्या पढ़ा, बताओ बोलो। अभी ये आलेख हो सकता है, स्त्री पर लिखो, बाजार पर लिखो, उपभोक्तावाद को पढ़ो, बार बार कहेंगे कि धर्म को देखो, जाति को समझो, क्या कहना चाहती है ये, हिंसा क्या होती है, अहिंसा क्या होती है, आपके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, दिमागी रूप में क्या काम कर। मतलब सर इतने आयाम दे देते हैं सोचने के लिए, समझने के लिए, कि हर समय ये एक काम चलता रहता है कि अच्छा ये भी पढ़ना है। अभी भी जब मैं आई हूँ तो आते ही सर ने मुझे किताब दी है कि ये होने के बाद में इसको पढ़ना है और अब कुछ इसमें से अच्छा आलेख तैयार करो और फिर कुछ भेजो। बहुत सारी पत्रिकाओं से सर ने कहा कि देखिए भेजिए, आप बात कीजिए, करिए, अपने आप को मांझिए। तो अब उस क्रम में ये हो गया कि एक टाइम टेबल फिक्स कर लिया कि 4 बजे स्कूल से आने के बाद में मैं आने के बाद बिल्कुल मतलब बैठ जाती हूँ कि अभी मुझे आधा घंटा लिखना है, आधा घंटा मुझे पढ़ना है, आधा घंटा 1 घंटा हमें साहित्य से संबंधित चर्चाएं भी करनी है। और इस तरीके से छोटी छोटी जो मैं कहूँगी कि पड़ाव हैं, ये मुझे कहीं और आगे की ओर ले चल रहे हैं, जहाँ मैं ये सोच पा रही हूँ कि साहित्य कितना गहरा है। और मैं तो अभी बिल्कुल शायद पहले ही पेज पर भी नहीं पहुँच पाई हूँ, और उस साहित्य में डुबकी लगाने की जो काम कर रही हूँ, श्रम साध्य भी है परंतु मज़ेदार है, क्योंकि शायद मेरी रुचि का है, इसलिए मुझे इसके अंदर बहुत मज़ा आ रहा है। अपनी एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आशा करती हूँ कि अच्छा है जी बिल्कुल। मैं थोड़ा सा पुस्तक के बारे में भी परिचय दे दूँ। यह मेरी पुस्तक है हवा की गंध। हवा की गंध जो इसका टाइटल है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था जब ये लिख ली गई थी। उससे पहले मैं मनहर सर से मिली थी। मनहर सर ने इतने तो मतलब सहज व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं ये, बिल्कुल कि लगता ही नहीं है कि इनसे बात करें नहीं करें या कुछ ऐसा नहीं लगा। मैंने सर को जब बात की कि सर मैंने ऐसा ऐसे लिखा है, क्या आप इसकी भूमिका लिखेंगे, मतलब सहजता से बिल्कुल हाँ हाँ क्यों नहीं, मतलब एकदम लगता है कि कोई शायद मना करेगा या कुछ अपना इस तरीके का बिहेवियर दिखाएंगे या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं सर के पास गई, बल्कि शायद समोसा और खा कर आई वहाँ पर, और सर ने कहा कि इसको छोड़ जाओ, मैं लिखूँगा। मैंने सर इसका जो मतलब टाइटल क्या होना चाहिए मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप देखिएगा। तो जिस कविता को मैंने बहुत ज़्यादा समझा नहीं, सोचा नहीं, उस पर सर ने ये निकाला, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कविताओं को देखने का जो नज़रिया है, रुख है, वो सबका अपना अपना होता है, और यही एक व्यक्ति के लिए बड़ी बात है कि वो किस तरीके से उसको देखता है। तो सर ने मुझे इसको लिख के भी दिया, इसकी भूमिका भी लिखी है, और हवा की गंध का टाइटल भी सर ने सुझाया है। इसकी जो अगर आप इसमें देख पा रहे हो कि इसमें कुछ बूंदें भी दिख रही हैं अपने को इसमें, और बहती हुई सी कुछ आती हुई जैसे मिट्टी पे गिर रही हो, इस तरह से भी दिख रहा है। ये जो कवर है ये मेरी ही घर की एक और बेटी ने बनाया है, जिसका नाम है लाइका साजिद। मेरे बेटे के साथ पढ़ती है लाइका साजिद, बहुत अच्छी बच्ची है। लाइका साजिद ने यह बनाया है, और आज इस लोकार्पण के मौके के लिए भी उसने लखनऊ से मेरे लिए बहुत बड़ी पेंटिंग भी बना के भेजी है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने मुझे ही उकेड़ दिया है, और बहुत खूबसूरत तरीके से लाइका साजिद ने इसको किया है। मेरी पहली पुस्तक प्रेम रागिनी का जो मुख्य प्रश्न था, उसको भी उसी ने बनाया था। जैसे पानी की बूंदें, क्या कहें, पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं और सौंधी सौंधी हवा आती है, तो वो हवा की गंध यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है। तो वो तो आज नहीं है, पर इस मंच के तहत मैं उसे भी धन्यवाद और खूब इसमें वात्सल्य के साथ मैं उसको अपना प्रेम भेज रही हूँ कि उसने ये मेरे लिए पूरा किया। और उसने यह भी कहा है कि आप लिखती रहो, मुझे बताती रहो, मैं आपके लिए ऐसे ही न जाने कितने ड्राइंग्स बनाती रहूँगी। तो एक माँ होने के नाते, एक मेंटर होने के नाते, मैं कहूँ एक अभिभावक होने के नाते, अगर कोई बच्चा मेरे लिए ये कह रहा है तो ये मेरे से मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। इसके अलावा मैं मंच पर बैठे हुए सभी सम्माननीय व्यक्तियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मैंने अनुपमा जी को कहा, अनुपमा जी सहज तैयार हो गई। डॉक्टर प्रीतम पाल जी को मैंने कहा, वो सहज रूप से तैयार हो गई। डॉक्टर दीपक जी को मैंने कहा, उन्होंने भी बिल्कुल हामी भरी, सहर्ष हामी भरी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मुझे मतलब कांधा दिया या कहेंगे बहुत ज़्यादा मुझे मतलब
सोचने के लिए और ये सब के लिए साहस दिया, वे प्रेमचंद गांधी जी हैं, जिन्होंने इन सबको ऑर्गेनाइज किया और मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं दिया। सिर्फ ये अकेले अपने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए समय निकालते रहे, तो मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जी, तो मैं इसमें पढ़ती हूँ। मेरी धरती, जब जब तुम्हें सोचती हूँ तब तब अपने दिल की धड़कनों में मैं खुद ही हिलोरे मारने लगती हूँ। कपकपाने लगती है मेरी धरती, हिल उठता है आसमान, मेरे दिल के सारे भाव पता होते हैं तुम्हें, और मेरी सोच को तरंगों में बदल देते हो। जैसे मैं बन चुकी हूँ तरंग, मेरे सखा होने के धर्म का पालन करते हो। मेरी सरसराती तरंगों का मुझे लगता है पता, जैसे ही उन तरंगों की थरथराहट का मेरे आसपास सभी को लग जाता है पता। फिर तो पूरा ब्रह्मांड ही सिहर उठता है। इसलिए कई बार मैं तुम्हें बहुत छुप कर सोचती हूँ। कई बार चाहती हूँ कि आसमान में चली जाऊँ, फिर वहाँ जाकर तुम्हें सोचूं। फिर लगता है कि कितना बरसेगा यह आसमान। जैसे धरती की तरंगें सभी को पता लगती हैं, वैसे ही आसमान की उस बारिश का मूसलाधार रूप क्या दिखाएगा। कभी कभी तो लगता है सिर्फ सुबह ही सोचूं, कभी कभी लगता है सिर्फ शाम में ही सोचूं। क्यों हर पल इस तरह से सुनामी लाना, भूकंप क्यों आए हर बार, भूस्खलन क्यों होता रहे बार बार, क्यों हर समय मैं खुद को असंतुलित पाती हूँ, मचलती हुई, कांपती हुई, सिहरती हुई, जब जब तुम्हें सोचती। यह एक प्रेम से संबंधित थी। इसी की जो पहली कविता है वह है खदान में चूड़ियाँ। बड़ी मोटर से उतरी उन आंटी ने तो पहन रखी थी न जाने कितनी चूड़ियाँ। क्यों नहीं पहनती हो तुम भी वो सब। पैबंद लगी मैली सी फ्रॉक पहनी मुन्नी माँ के सख्त हाथों को हाथ में लेकर बोली कि क्यों नहीं पहनती हो चूड़ियाँ सुंदर सुंदर सी। क्या बोलती क्या बताती कि ये हाथ तोड़ते हैं पत्थर, उठाते हैं भरी हुई तगारियाँ, करते हैं मजदूरी दिन रात। ये खदान वो मालिक और मोटा भारी लोहे का हथौड़ा नहीं चाहता कि हो चूड़ी जो करे शोर, ना हो खनखनाहट से कोई रुकावट। पर असल बात तो यह है कि 2 जून की रोटी की जुगत में महंगी पड़ती हैं रंग बिरंगी चूड़ियाँ। मुझे तो अब बोझ ही लगती हैं ये चूड़ियाँ। आह भरते हुए बच्ची को देख वे बोली, एक बात और भी थी, ब्याही गई थी ना तब तो थी इन हाथों में लाल लाल ढेर कांच व लाख के छल्ले। पर खदान की अनगिनत लार की वजह से तेरे बापू ने चलाया था एक हथौड़ा। सब हो गई समर्पित खदान को। मैं भौचक सी मुंह आंखें फाड़े ढूंढ रही थी अपना कसूर। बहुत याद आ रहा था नहर, बांध दिया एक लाल धागा मोटा सा, समझ लिया उसे ही मैंने खन खन। अब तो सूत ही है मेरी कलाई का मित्र, वैसे भी मेरी बच्ची। श्रमिक महिलाओं का गहना है संघर्ष, श्रम के सामने फीके हैं ये सब श्रृंगार। श्रम के सामने फीके हैं ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रेम की खोज पढ़ दीजिए। प्रेम की खोज 87 नंबर।
सुनिएगा। जिस प्रेम के लिए चले थे बस वही नहीं मिला, जिस प्रेम के लिए चले थे बस वही नहीं मिला, अलबत्ता ढेरों समझाइशें दे गई ये जिंदगानी। मिला तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे छोटे छोटे से पौधे पर छोटी छोटी पत्तियां, जो वजूद की जद्दोजहद में ही होने ना होने का खेल खेलती रहती हैं। प्रेम मिला तो था पर वही बंद मुट्ठी में, प्रेम को मैंने जितना खोजा वह मुझसे उतना दूर चला गया और बेचैनी भरपूर दे गया। प्रेम मिला पर ऐसे मानो खैरात हो, चंद छुट्टे की माफिक, जैसे कार के शीशे पर लगातार टक टक करके भिखारी को मिलती है। क्या खोज है, क्या पाना है, प्रेम का सिलसिला पुराना है। चाहतों के असीम समंदर में मोतियों प्रेम को ढूंढना हो जैसे, वैसे ही मिला प्रेम। धन्यवाद। धन्यवाद पूनम जी। इन कविताओं में जहाँ प्रेम है वहीं प्रकृति भी है, और जैसा भी आपने सुना श्रम का सौंदर्य भी है, और बच्चों से लेके प्रकृति तक को देखने की गहरी अंतर्दृष्टि की तलाश इन कविताओं में दिखाई देती है। इन कविताओं पर बात करने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर प्रीतम पाल जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रीतम जी शायद क्षेत्र में लंबे समय से काम करें। प्रीतम पाल जी। शुक्रिया। सम्मानित मंच और मेरे सभी साथियों, मेरा, हालांकि पूनम जी ने मेरा नाम यहाँ लिखा है, मेरा कोई बहुत ज़्यादा लेखन का ना अभ्यास है, ना मैं कभी बहुत थोड़ा बहुत कुछ लिखती हूँ तो अपने दोस्तों में सहज रूप से कभी शेयर करती हूँ। इसलिए कि मैं तो मुख्य रूप से इसको सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ कि मेरी दोस्त एक लेखिका के रूप में स्थापित हो रही है, और मैं चाहती हूँ कि आप एक बार खाली बजा दें। मैं कुछ जब पूनम जी के बारे में सोच रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि जिंदगी जितने थपेड़े मारती है, जितने अभाव देती है, उतनी ही दूसरी किस्म से भरपूर होने की प्रयास हमारे यदि लग जाए हम, तो पूरी तरह से हम उसको बदल कर रख देते हैं। तो पूनम जी उसी तरह की एक महिला है। हमारी ज़्यादातर महिलाएं इसी तरह से संघर्ष करती हुई आगे बढ़ती हैं। तो मैं एक अमेरिकन पोएट को पढ़ रही थी कि स्टिल आई राइज, तो मुझे पूनम जी की विचार याद आई, और ये याद आई कि हवा की गंध का आज विमोचन है, तो हम उनको डिस्क्राइब कैसे करें, उनको कैसे बताएं सबको। यू मे शट मी विद योर वर्ड्स, यू मे कट मी विद योर आईज, you may kill me with your hateful thoughts, but still like air I will rise, I will rise, I will rise. तो महिलाओं को ऐसी आंखों को बर्दाश्त करना पड़ता है जो उनको कपड़े में से नंगा देखती हैं, काटती हुई चीरती हुई जाती हैं आपके शरीर को। उनको ऐसे लफ्जों से, घृणा भरे लफ्जों से नवाजा जाता है जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनकी यौनिकता के ऊपर जबरदस्त प्रहार किया जाता है। लेकिन महिलाएं जो इस बंधन को तोड़ पाती हैं वो आगे बढ़ पाती हैं, ये एक सच्चाई है, और पूनम जी उसको करने में सक्षम हो रही है और आगे और होंगी,
ऐसी कामना के साथ मैं यहाँ आई हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, और उसको वो लेकिन उस प्रेम को नहीं भूलना चाहती जो प्रेम उसका आधार होता है। हम महिलाएं जब 9 महीने बच्चे को पेट में रखी पाल के बड़ा करती हैं, वो जो प्रेम है, जिस प्रेम में हम सरेंडर करते हैं, जिस प्रेम में हम खुलकर अपने आप को समर्पित करते हैं, और एक उस समर्पण में जो हम संवेदनाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं, जो जीवन का आधार बनती हैं, उसको नहीं छोड़ना चाहती हम महिलाएं किसी भी सूरत में। लेकिन हिंसा और सत्ता कुछ ऐसे पक्ष है जो हमें प्रेम से दूर ले जाने की बहुत कोशिश करते हैं। एक बाजार, एक हिंसा, एक सत्ता, पावर की भूख यदि बढ़ गई, बाजार में यदि खींचकर कि हमारे मन में आई कि मैं दूसरे को गिराकर आगे बढ़ जाऊं, तो प्रेम तो खत्म हो जाएगा, वहाँ इंसानियत खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, इंसानियत कभी मरती नहीं, इंसानियत फिर पैदा होती है। जितनी दबाई जाती है उतनी आगे बढ़ती है। ये भरोसा जिसके दिल में है वो उसको आगे ले जाता है। तो बहुत सी कविताएं हैं, मैं ये से देख रही थी कि बहुत सारे आयाम कविताओं में है। किसी एक चीज़ को लेकर ये सारी कविताएं नहीं हैं, क्योंकि अलग अलग समय में शायद अलग अलग विचार आए होंगे, और लेखन और शायरी लिखना या कविताएं लिखना या कुछ भी लिखना मुख्य रूप से हमारे मन मस्तिष्क में जो विचार चल रहे होते हैं, उन विरोधाभासों को हमारे सामने उकेर कर रख देते हैं, जिनसे हम आमतौर पर दो चार नहीं होना चाहते, क्योंकि हम विरोधाभासी जीवन को शब्दों में क्या करते हैं, बातें करते करते हम दो तरह की बातें जो बिल्कुल एक दूसरे की विरोधी हैं वो चबा जाते हैं, तुरंत कह देते हैं। अभी मौका पड़ा तो कुछ कह दिया, दूसरा मौका पड़ा तो कुछ और कह दिया। लेकिन लिखना होगा तो शब्द बताने होंगे कि आप सच में क्या मानते हैं। तो लिखना हमें स्पष्टता देता है, सफाई देता है, और अपने आप को क्या बताना है वो हमें बताना पड़ता है, शब्दों में कहना पड़ता है। और शायद भावनाएं और एहसास इतने ज़्यादा होते हैं हम सबके कि उनको बता पाना लगभग कठिन होता है। इसीलिए हम अलग अलग भाषाओं को इस अपने साथ शामिल करते हैं। जैसे हम हिंदी के साथ उर्दू शामिल करते हैं, अरबी फारसी शामिल करते हैं। हम जितनी भाषाएं जानेंगे उतने हम समृद्ध होते जाते हैं। और भाषाएं भी, क्योंकि हर भाषा का अपना एक फीलिंग होता है, जिस फीलिंग को दूसरी भाषा ज़रूरी नहीं कि वो पूरा उसको बता पाए। तो ये हमें एक हमारे दिमाग को थोड़ा खोलने का भी काम करेगा, क्योंकि हमें दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी हमारे अंदर शामिल करना होगा, जिससे हम अपनी कह सकें उस हिसाब से हम बताना चाहते हैं। तो बहुत खूबसूरती से, जैसे पूनम जी ने जो कविताएं पढ़ी, वो पढ़ती भी बहुत अच्छा है। उसको उसकी लय को और उनकी आवाज़ उनकी बड़ी खूबसूरत है। मेरी तो ऐसी कोई आवाज़ भी नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई एक कविता में पढ़ती हूँ, शायद एक लकीर पढ़ देती हूँ। मैं पढ़ती हूँ इसको। खींची गई थी जमीन पर एक लकीर,
लहू से लहू की यानी रक्त रंजित लकीर, अटी पड़ी थी लाशें, सभी एक दूसरे से सटकर एक दूसरे के करीब। इसको देख सुनते ही तो जैसे पेरिस की याद आ रही है। अभी जिन बच्चों को मारा है पेरिस ने, एक दूसरे के करीब, एकदम करीब 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 लकीर बनाते हुए। लकीर हो ये तो चाहिए थी तो बन गई लकीर लाशों की, क्योंकि लकीरें तो बनती नहीं लाशों के बिना। जितनी भी लकीरें हमने बनाई हैं, जितने भी देश हमने बांटे हैं, वो तो सब लकीरों पर ही तो वो इसी हैं। लंबी लकीर, पक्की लकीर, यह थी लकीर बंटवारे की। विभाजन कितना जरूरी था पता नहीं, पर हुआ तो था एक विभाजन, एक बंटवारा। बंटवारा एक था या हुए थे अनगिनत बंटवारे, क्या पता कौन बटा, कितना बटा, क्या पता, ये कहानी पता कितने कितने हिस्से हुए। और हो सकता है कि बहुत से लोग तो बटे ही नहीं आज तक, वो तो आज भी एक ही है इसलिए पता नहीं कितना बंटवारा हुआ। बहुत सही है, कुछ भी नहीं चला पता, कितनी माओं के लाल गए, कितनों की माएँ गई पता नहीं। कुछ मेरी दादी नानी की बताती, दुखों का दरिया सब उत्तर था। सूखी आंखों में से सूखे आंसू, मंजर था दर्दनाक, यकीन करना मुश्किल। आंखों के सामने ही सब जल गया, एक पल में जीवन राख हो गया। हाथों में हम राख लिए ही चल दिए, कहाँ जाना था नहीं पता। बस था पता कि अब लकीर के उस पार में कोई और वतन नहीं रह गए हम, अब अपने ही वतन के कोई और वतन मुकद्दर हुआ है हमारे लिए। लकीर के उस पार उन लाशों के ऊपर से था जाना, रावी चिनाब से था दूर होना, धुएं की रोशनी में था अश्रु पल तलाशना। हम थे दरिंदे की, हम थे राहगीर, दाने दाने कुत्ते मोहताज, तेरी माँ हर सेकंड रूम में भी 2 चेयर सेकंड रूम बढ़ाने के कदम पानी पी रहा, मिट्टी परिणति बंटवारे की आज भी काफी है। रूढ़ी ये सोचकर कि जब हुआ था देश आजाद, हुए होंगे कितने घर तबाह, हुए होंगे कितने देश तबाह। खींची गई है लकीरें जमीन पर, एक लकीर लहू से लहू की यानी रक्त रंजित लकीर। कितना गर्व होता है हमें इन लकीरों पर जो रक्त रंजित है। उन्हें बैठकर सोचें कि क्या ये गर्व उचित है या इनको दोबारा से सोचना लाजमी है। जैसे पूनम जी की कविता हम सबको एक आगाज दे रही है कि इन लकीरों के बारे में सोचें और जानें और अपने मन में जाति धर्म की लकीरें ना खींचें, क्योंकि ये लकीरें रक्त रंजित ही होती हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ पूनम जी कि आपने कविताएं आप अपने आप को संप्रेषित कर रही हैं और हम सबको उससे लाभान्वित कर रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद प्रीतम जी। आपने अभी जिस कविता का पाठ किया उससे मुझे याद आया कि हमारे देश के विभाजन को लेकर इधर पाकिस्तान में और हिंदुस्तान से उत्तर भारत में थोड़ा बहुत दिखा गया, लेकिन विभाजन जितना व्यापक था मुझे लगता है कि उसके बारे में बहुत कम लिखा गया है। और अभी एक किताब मनोरंजन व्यापारी की कुछ उपन्यास आया है, तो उन्होंने बताया है कि विभाजन में जो दर्द उत्तर भारतीयों को सहना पड़ा उससे कहीं अधिक अब बांग्लादेश बॉर्डर वाला जो हिस्सा है उसके बारे में हम जानते ही नहीं। और उससे भी बड़ी बात कि जिनके पास पैसा था, रुपया था, जमीनें थी, वो तो आ गए, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी है जो दलित, वंचित, आदिवासी थे, उन्हें तो पता ही नहीं चला कि कोई विभाजन हो गया।
तो वो विभाजन की पीड़ा आज हमारे जहन में हमेशा रहती है, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा विभाजन, भारत पाक से बड़ा विभाजन कभी नहीं हुआ। और जिस तरह से आपने अभी बताया फिलिस्तीन वाला मसला है या रूस यूक्रेन वाला है, तो किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, स्त्रियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये सब द्रवित करने वाले हैं। और एक रचनाकार जब इन चीज़ों से गुजरता है तो उसकी रचनाओं में आता है। तो मैं इस कड़ी में फजील नियाजी साहब से आग्रह करूँगा कि वे अपनी बात रखें। फजील नियाजी शिक्षक हैं और पूनम जी के साथ ही पढ़ाते हैं। हाँ, अब सम्मानित मंच, सभी अतिथि, पूनम मैम, दीपक सर, सभी इस आयोजन के आयोजनकर्ता, सभी को मेरा प्रणाम या आदाब। मैं बहुत नाची और मेरी कोई शख्सियत नहीं है जो कुछ इस किताब के बारे में बोले या पूनम मैम के बारे में बोले। बहुत आम से इंसानों, पूनम मैम का बड़प्पन है जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मैं थोड़ा ये बताऊं कि पूनम मैम जी से मेरा परिचय कैसे हुआ। उससे पहले मैं थोड़ा अपना बता दूं कि मैं फजील नियाजी, मैं टीचर हूँ, मैं खुद भी वरिष्ठ अध्यापक हूँ। और अभी दीपक सर ने भी और पूनम मैम ने भी तो जिक्र किया सृजन समूह का। तो ये सृजन समूह जो है, इसी के चलते मेरा भी पूनम मैम से परिचय हुआ। इस समूह को बनाने वाले दीपक सर का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिसकी वजह से हम सब आपस में जुड़ पाए, एक दूसरे से मिल पाए। और उसके तहत हमने कई ऑनलाइन सेमिनार भी किए। पहला सेमिनार हमने साहित्य के ऊपर किया था और वही समय था जब पहली बार मैंने पूनम मैम को और पूनम मैम ने मुझे तो, और उसके बाद से मुझे लगातार इनका प्रेम, इनका स्नेह मिलता रहा। इनके बारे में सभी ने सब बताया, दीपक सर ने बहुत कुछ बताया। मैं ये बात कहूँ कि पूनम मैम सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये हर किसी की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहती। जब भी कोई किसी को कोई ज़रूरत पड़ेगी, कोई ज़रूरत पड़ेगी, तो ये तैयार हो जाएगी, चाहे कितनी परेशानी हो या इनको कोई कष्ट उठाना पड़े, पर ये दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये इनका आत्मीय पक्ष बहुत बड़ा है पूनम मैम का, और इनका मुझसे बहुत ज़्यादा स्नेह है, इनका बड़प्पन कहूँगा मैं, मेरी बड़ी बहन की तरह है। बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है आगे बढ़ने के लिए, मुझे हमेशा प्रेरित करती रहती हैं। मैं बड़ा क्या कहना चाहिए अकर्मण्य सा व्यक्ति हूँ, लिखने की थोड़ी बहुत क्षमता रखकर भी लिखता नहीं हूँ, तो ये मुझे बहुत प्रेरित करती रहती हैं, कभी डांट से कभी प्यार से, कि लिखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम आपका। मैं जो है इस पुस्तक के बारे में बात करूं, हवा की गंध, तो ये पुस्तक जो है वो अपने आप में विविध जीवन मूल्यों, आदर्शों, भावों को समेटे एक बहुत बेहद बेहतरीन कविता संग्रह है। और जैसा पूनम मैम ने बताया भी कि इसकी भूमिका जो है हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री कैलाश मनहर जी सर ने लिखी है। तो उन्होंने जो इसका भूमिका का शीर्षक दिया है
परिपक्व जीवन अनुभवों और मानव मूल्यों की कविता है। वो वास्तव में इसके सच्चे स्वरूप को हमारे सामने प्रकट करता है। और इसके बाद जो पूनम जी का आत्मकथन है इसके बारे में, वो एक सभी तरह के आडंबरों से दूर एक सच्चे मन की सच्ची अभिव्यक्ति है। पूनम जी जो है वो हमें ये बताती है कि कोई भी कवि लेखक या तो खुद क्यों लिखती है। और जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे सहसा सच्चिदानंद हीरानंद जी का जो लेख है मैं क्यों लिखता हूँ वो स्मरण होता है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं लिखता हूँ इसलिए ताकि मैं ये जान सकूं कि मैं क्यों लिखता हूँ। तो उन्होंने जो है पूनम जी की एक बात और इसमें मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि भाई देश समाज और जीवन के जो ज्वलंत अनुभव है वो केवल मेरे हिस्से की चीज तो नहीं है, कुछ आँच और ताप को आप भी महसूस करें। तो ये बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी पूनम जी की। और इसके अलावा इसकी संग्रह की कविताओं की अगर मैं बात करूं तो इस संग्रह में जो है मान के भाव तो है, उसके साथ साथ कई तरह के गुण अर्थों को भी ये संग्रह जो है संग्रह की कविताएं अपने आप में समेटे हुए हैं। वैसे अगर हम ऊपरी तौर से देखें तो इस संग्रह में प्रेम के रस से सराबोर कविताओं का आधिपत्य दिखाई देता है। और जब हम गहराई में जाते हैं तो प्रेम के भी विविध आयाम जो है वो अपना परिचय स्वयं ही दे देते हैं। पूनम जी की जैसे कविता है बहुत सुंदर हो तुम, इस कविता में प्रेम के प्रथम अंकुर का प्रस्फुटन है। तो तुमको ठहरे तुम इस कविता में एक मासूम सी शिकायत है। और चाय और मैं आऊंगी ना, इन कविताओं में निश्चल समर्पण है। तो हमने तो सीखा है ना, मेरा बसंत फलता है, तुम हो तो जीवन में अर्थ है, जैसी कविताओं में प्रेम की संपूर्णता है। चाय कविता में ये बहुत अच्छा सा संदेश देती है पूनम जी कि प्रेम में जितना जरूरी अपने प्रेमी के साथ एकात्मय रखना है उतना ही जरूरी है अपने प्रेमी से असहमति को प्रकट करने का साहस रख पाना। जैसे उनकी पंक्तियां बताऊं कविता की आपको कि तुम्हें पसंद है चाय तो इसे मैंने भी पसंद कर लिया, तुम्हें पसंद है चाय तो इसे मैंने भी पसंद कर लिया, और तुम्हें नहीं पसंद है अदरक पर मैंने चाय में छोड़ लिया। अब ये पंक्तियां बहुत मामूली सी हैं, कितना गहरा भाव लिए हुए हैं। तो इतने सरल शब्दों में इतनी गहरी बात कह जाना मैं इनकी अभूतपूर्व प्रतिभा ना कहें तो और क्या है पूनम जी की। और इन सबके अतिरिक्त जो है कहाँ गया वह प्रेम, ये थोड़ी अलग भाव की कविता है। ये हमें बताती है कि भाई आज के समाज में जो है मनुष्य में कितनी हृदयहीनता आ गई है, कितनी रिश्तों में दूरी आ गई और कितनी बर्बरता है, उसके बारे में बताती है। इसकी भी पंक्तियां बताऊंगा आपको। कहाँ गया वह प्रेम जिसमें एक बच्ची अपने बड़ों के साए में महफूज रहती थी। कहाँ गया वह प्रेम जिसमें एक किशोरी अपने घर के बाहर भी खेला करती थी। अब तो हर समय है ऐसे जिसे जलाए जाने का भय, कब कौन खींच लेगा दुपट्टा कर देगा बेआबरू। तो ये बहुत गहरी बहुत ऐसी पंक्तियां हैं, दिल को छू जाने वाली पंक्तियां हैं पूनम जी की। अब इनसे प्रेम से हटकर कुछ अन्य कविताओं भाव वाली कविताओं की अगर मैं बात करूं तो इनकी मजबूर शीर्षक कविता है वो हमें ये बताती है कि शोषित वर्ग जो है, मजबूर वर्ग जो है वो जीतोड़ मेहनत करने के बाद भी उसकी भूखमरी और लाचारी जो है वो अभी भी वैसी की वैसी है। और इसके साथ साथ शोषक वर्ग की कितनी हृदयहीनता है उसके अंदर वो भी इस कविता में परिलक्षित होती है। उसकी भी कुछ चंद पंक्तियां आपके सामने पेश करूंगा कि नहीं साहब मैंने नहीं पी, सच कहता हूँ मैंने नहीं पी, मुझे मत मारो, मैं तो चिलचिलाती धूप में गिर गया था, बिन बोटी बिन जूते के ऐंठ गया। ये कितनी मार्मिक पंक्तियां हैं, कितने आसान से शब्दों में कितने मार्मिक भावों को व्यक्त कर जाती हैं पूनम जी। तो सब लोग इस चीज को देख ही रहे हैं। और इसी कविता की पंक्तियां है कि मजदूर होना एक पाप है और दलित होना उस पर एक श्राप। देखिए कितना ऐसा दर्द को व्यक्त करना ये बहुत बहुत सराहनीय बात है पूनम जी की। और इनके अलावा जैसे अभी प्रीतम मैम ने एक लकीर कविता का जिक्र किया तो उस कविता में भी एक बात ये है कि उन्होंने ये बताया कि विभाजन जो है सिर्फ दो देशों का नहीं हुआ, कई परिवार बटे थे और उसके साथ साथ एक व्यक्ति खुद में भी कई टुकड़ों में कई हिस्सों में विभाजित हो गया था। जो अभी मैंने भी लाइन पंक्तियां पढ़ी कि एक विभाजन एक बंटवारा एक था या हुए थे अनगिनत बंटवारे, कौन बटा कितना बटा क्या पता। तो ये बात हमें पता चलती है इस कविता से। और इनके अलावा अगर हमें इस कविता की
भाषा है उसमें कहीं भी टूटा या क्लिष्ट शब्दावली हमें नहीं दिखाई देती। बहुत सरल, जो मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार, बहुत सरल से आम से शब्दों में जो है बहुत गहरी बात कह जाने में ये सिद्धांत दिखाई देती है हमें। और इनकी भाषा में अलंकारिकता भी है, और ये अलंकार जो है हमें ऐसा नहीं लगता कि ऊपर से आरोपित किए गए, जबरदस्ती डाले गए, बल्कि इनकी भाषा ऐसी है कि उसमें अलंकार अपने आप पिछलगू बन के उसके साथ साथ आ जाते हैं इनकी भाषा में। कई कविताओं में ये उर्दू शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है, पर वो भी आसानी से समझ में आ जाते हैं। और उर्दू शब्दों से वाली जो इनकी कविताएं हैं संग्रह में उन्हें आप पढ़ेंगे तो उनमें गजलों की खुशबू आपको महकती हुई दिखाई देगी। इसका नाम शीर्षक है हमारे है इस पुस्तक में। और अब जो है पूनम जी, मैं अगर संक्षेप में कहूँ तो ये पुस्तक जो है वो एक कई रंग के फूलों से सजा हुआ गुलदस्ता है, और एक ऐसी खुशबू है जो हमारे दिलो दिमाग को हमेशा तरोताजा रखती है और हमें इन कविताओं को बार बार पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब मैं अंत में जो है अपनी कुछ पंक्तियां पूनम जी के व्यक्तित्व, उनकी लेखनी और इस पुस्तक के बारे में पेश करूंगा। व्यक्तित्व बेमिसाल है, लेखनी बाकमाल है। व्यक्तित्व बेमिसाल है और लेखनी बाकमाल है। हर पल कुछ नया सिखाती पूनम, हमसे करती कुछ सवाल। हर पल कुछ नया सिखाती पूनम, हमसे करती कुछ सवाल है। और प्रेम की खोज करती है दुनिया, की कविता का शीर्षक है इस संग्रह में प्रेम की खोज, जो अभी बताया गया। प्रेम की खोज करती है दुनिया, एक पल को लगती सच्ची। प्रेम की खोज करती है दुनिया, एक पल को लगती सच्ची। फिर क्यों नहीं छू सकती हमको, कचरा हटाती वह बच्ची। ये भी एक कविता है। फिर क्यों नहीं छू सकती हमको, कचरा हटाती वह बच्ची। अब जैसे मैंने कहा कि प्रेम पर इन्होंने कविताएं लिखी है, तो वो कविताओं के बारे में पंक्तियां हैं मेरी ये कि मोहब्बत करे जो उसके दिल में, मोहब्बत करे जो उसके दिल में महबूब का रहता ख्याल है। मोहब्बत करे जो उसके दिल में महबूब का रहता ख्याल है। और प्रेम पर लिखी इनकी कविताओं में कहीं हिजर तो कहीं विशाल। महकेगी जो दिक दिगंत तक यह पुस्तक वो सुगंध है। महकेगी जो दिक दिगंत तक यह पुस्तक वो सुगंध है, और कई खुशबुओं को खुद में समेटे ये हवा की। आपको बहुत बहुत बधाई इस कविता संग्रह के लिए, और आप ऐसे ही लिखते रहें, हम सबको प्रेरित करते हैं। बहुत धन्यवाद। बलवीर सर जो है सब आप देख ही रहे हैं, उन्होंने जो है दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, पर अटक के अपने पैरों पर खड़े हैं, सभी कार्य करने में सक्षम हैं, मृदुभाषी हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा इनका भी साहित्य की और ज्ञान है, लिखते बहुत अच्छा है। मेरे कहने पर ये डर रहे थे कि साहित्य की दुनिया में मैं कहीं नहीं हूँ तो मैं कैसे आऊँगा। मैंने इनको निवेदन ही किया था कि नहीं आप आएंगे, जैसा भी आप कोशिश करके करिए आने। तो आने जाने की भी दिक्कत है क्योंकि ऑटो वाला नहीं पकड़ पाता इनकी जगहों को, और सब ले जाते हैं। एक ही ऑटो है जो आता जाता ले जाता है, पर इन्होंने मेरा मान रखा और इतना अच्छा वाचन ये ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। अगर आप यहाँ रख के लिए देखते तो ये ऐसे करके देख के पढ़ते हैं, उससे महसूस करके। इतना अच्छा इनका प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है बहुत अच्छा। और ये उतने ही अच्छे मित्र जो साजिद सर के इस महफिल में आपका बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। खूबसूरत तरीके से करता हूँ। और अब मैं रुक्मा तिवारी जो हूँ रुक्मा तिवारी साथियों, आज का जो जिस तरह से फजील सर ने कहा कि उसका सजाया है कविताओं का इस कविता संग्रह में, मैं कहती हूँ आज इस आयोजन में भी उन्होंने सजाया है, क्योंकि इसमें आज बहुत सारी संस्थाओं के साथी हैं, शिक्षक हैं और साहित्य जगत से जुड़े लोग हैं। तो शिक्षा में साहित्य कैसा काम है वो आप अलग नहीं कर सकते। जैसे कि कमी कर रही थी
मैं बहुत नहीं जाती हूँ, या प्रदीप सर कह रहे हैं, वो अलग कहानी, वो हर एक के अंदर है, बस कोई उसको अभिव्यक्त कर पाता है और कोई थोड़ा सा पीछे वो रख लेता है। तो पूनम जी, आपको बहुत शुभकामनाएं इस कविता संध्या के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप घर आई और मुझे ये पहुँचाया। तो इसमें जो पहली कविता है, मैं कुछ 3 कविताएं पढ़ना चाह रही थी, लेकिन फिर पूनम जी ने मुझसे छीन ली। तो पहली जो कविता है उसमें ये है कि तो कहते हैं ना कि हेलो इसने कहा है कि किसी ने कहा है कि हर सुंदर चेहरा सुंदर दिल हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन हर दिल सुंदर चेहरा होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी कविताएं मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे पूनम जी और ज़्यादा समझ में आ रही थी। और वैसे पूनम जी से मेरा परिचय लगभग 6-7 वर्ष पुराना है, और मैं इन्हें बहुत बेबाक और एक डोनर, ब्लड डोनर के रूप में ज़्यादा बड़ी जानती हूँ, क्योंकि देने का जो भाव है वो आपको सुंदर बनाता है, समृद्ध करता है। तो पूनम जी बहुत रिच हैं। तो एक जो ये खदान में जो चूड़ियाँ कविता है, तो उसको देखकर मुझे लग रहा था कि सबसे सुंदर स्त्री कौन होगी। बहुत सारे मानक हमारे समझ में हैं सुंदरता को देखने के लिए, लेकिन सबसे सुंदर औरत, श्रम करती स्त्री के सामने कोई औरत सुंदर नहीं है, कोई वह व्यक्ति सुंदर नहीं है जो श्रम करता है उसके सामने। तो मैं आगे 2 कविताएं पढ़ूंगी। एक है वह बच्ची माँ के साथ कचरे का ठेला खींचती थी। वह बच्ची माँ के साथ कचरे का ठेला खींचती थी, रोज शाम को, कभी कभी सुबह में, शायद दोपहर में भी, पर हर रोज स्कूल भी आती थी, बिल्कुल साफ, बिना किसी कचरे के, बल्कि महक भी। इस उम्मीद में कि कल वह भी अपने मैम की जैसे कार चलाएगी। उस ठेले में से बदबू आती थी। वह और उसका छोटा भाई ठेला खींचने में बहुत मेहनत करते थे। कभी कभी कचरे की पोटली के साथ कुछ खाना भी मिल जाता था। एक दिन तो कपड़े भी मिले थे, और एक दिन कुछ फटे हुए टूटे हुए खिलौने भी मिले थे, पर उसे वो सब पसंद नहीं था। दूर से कुछ लोगों का सामान फेंकना, गंदा सा मुंह बनाकर दूर उन्हें वे रहने के लिए बोलना। दूर हो तू मत, अरे आवाज लगा दिया कर, घंटी है दरवाजा मत छुआ कर। वो बोल रही थी, मैं रो रही थी। वो बोल रही थी, मैं रो रही थी। बड़ी बेबसी से उसकी बातों में पूछती थी, आप बताओ मैं भला जल्दी रहती हूँ, आपके कहने से रोज नहाती हूँ, ऑर्डर भी लगाती हूँ, पर वो दूर से ही मुझे झड़क देते हैं, आपके जैसे गले नहीं लगाते हैं। अब बेबसी मेरी थी, मुझे उसमें उमंग भरने की, पुस्तकों की राह दिखानी थी, आने वाले कल के लिए आशा दिखानी थी। वो जीतेगी इस जंग को भी, वो लड़ेगी सामाजिक कुरीतियों से, नाम करेगी रोशन, शायद मानसिक कचरा भी कल हटाएगी। तो ये एक कविता थी, और जब मैं इस कविता को पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि अम्बेडकर ने और बहुत सारे शिक्षाविद और विचारकों ने ये कहा है कि जाति व्यवस्था को शिक्षा से हराया जा सकता है। लेकिन कभी कभी ये लगता है कि जाति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं। तो ये जो गहराई है ये अंदर से
जो उसकी जड़ें खोदनी पड़ेंगी। शिक्षा शायद ये बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही है अभी तो, लेकिन इसका रास्ता भी क्या है, यही तो एक रास्ता है जड़ें खोदने का। तो ये बहुत सुंदर कविता है। पूनम जी, मैं एक कविता और पढ़ूंगी। ये सत्य कविता है। मैं स्कूल से निकली, गाड़ी से निकली, बच्ची ठेला खींच रही थी, उल्टी हो गई थी, अपनी माँ के साथ खींचती है। भाई भी होता है, छोटे छोटे से बच्चे हैं, बिल्कुल कचरा नहीं खींच पाते, हर घर के सामने खड़े होते हैं और कचरा डाला जाता है। बच्ची से पूछो, बदबू आती है, नहीं अच्छा लगता, कहती है मुझे तो आपके जैसे पढ़ना है, गाड़ी चलाऊंगी, कार चलाऊंगी, मैडम बनूंगी, आपके जैसे अच्छे अच्छे तरीके से आऊंगी स्कूल में। और मैं सच में वो बोल रही थी और मैं वास्तव में बोल रही थी। मुझे इतना अंदर से ऐसा लग रहा था, कैसे मैं इस बच्ची का काम छुपा दूँ, कैसे मैं इसको ये कह दूँ कि बिल्कुल मत कर बेटा। और उसकी जीवनी यही चलती है, क्योंकि वो बिल्कुल टेंट में और ऐसे रहती है। सरकारी अधिकतर बच्चे जो हैं वो इसी तरीके से आते हैं। और छूती ये कहती है, मैं इसको क्यों नहीं छू सकती, जब आप मुझे छूती हो, नमस्ते करती हो, मुझे गले लगाती हो, तो वो मेरे को क्यों ऐसा कहते हैं, ऐसा क्या है मेरे अंदर कि ये जो है मैं इसको नहीं छू। पहले तो छुई थी, गेट ही तो छुआ था, ऐसे फेंक के मेरे को रोटी देते हैं। और आप जब स्कूल में मिड डे मील का कहती हो तो कितने उससे हमें अच्छे से खिलाती हो, बिठाती हो, समझाती हो, तब वो क्यों नहीं करते। कितना अंदर आता है। बच्ची रोती, जब ऐसा कोई इतनी सी बच्ची बोलती है तो अंदर तक ऐसा होता है कि अपना कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल सत्य कविता है और जज्बात बिल्कुल सही। तो देखिए, कविता तो अंदर से निकलती है, अगर अंदर को नहीं है तो आप कविता लिख नहीं पाएंगे। तो अगली कविता है दंश। कच्ची उम्र में शादी का दंश झेलती हुई नित नए उल्हाने सुनती हुई। कच्ची उम्र में शादी का दंश झेलती हुई, देखिए शादी दंश लगती है, इतनी उमंग है और हर लड़की सोचती है सपनों का एक राजकुमार होगा, लेकिन सपनों का राजकुमार हर किसी के सपने में नहीं है। कच्ची उम्र में शादी का दंश झेलती हुई नित नए उल्हाने सुनती, बात बात में मार खाती, सुबह से शाम सिर्फ काम ही था। सबको खुश करने के लिए चकी बात में खून की तरह फिरती रही। कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई, कसमसाती हुई, बस बन गई एक लड़की की माँ। उल्हानों में भी बढ़ोतरी हुई। करम जली सुनते सुनते जब हार गई तो सोचा कि जीवन से मरना है। मरने की चाह में भी वो जीती चली। औरत थी ना, औरत ही रही। यही है, दूर नहीं है। घड़ी की सुई लगातार चलती रही, उसकी स्थिति बद से बदतर होती रही। उसकी स्थिति बद से बदतर होती रही। बद से बदतर होने में एक बेटी की फिर से माँ बन गई। अब तक थी करम जली, अब तो उल्टा मरजानी हो गई। अब तक उसको किस्सा था पाठ में, दूसरी बेटी की सूखी शक्ल देखकर सोचती रही, अब क्या पिसेगा, अब क्या पिसेगा। जूता, डंडा, बेल्ट या रस्सी, गर्म जलता तेल या आग या जलन, सब सोचते हुए वो सिहर गई। दोनों बेटियों को गोद में लेकर कुएं की शरण में छपाक से समा, पानी की ठंडक में सब निकल कर। तो ये आज की नियति है। और देखिए ना किस तरह के आशीर्वाद हैं हमारे समाज में, दूधो नहाओ पुतो फलो। पुत्री का अगर आपने दे दिया आशीर्वाद तो कोई आपको मारने लगेगा कि तेरे हो बेटी हमारे क्यों, तो हमारा दुश्मन है क्या। और इतनी ही महिलाओं को आज भी अपनी जान इसलिए देनी होती है कि उन्होंने बेटी पैदा की। तो बेटी खुद थी, उनकी माँ बेटी थी, उनके पति की माँ बेटी थी कभी। और मैं आपको बताऊं कि एक स्कूल में एक बार मेरा जाना हुआ तो एक बच्ची रो रही थी क्लास में। तो मैंने पता किया कि ये क्यों रो रही है। तो और साथी जो लड़कियां थी उन्होंने कहा कि मैम इसकी मम्मी के ना 5वीं लड़की है। तो एक लड़की का पैदा होना उस माँ के लिए तो है ही, पूरी बहनें, बाप और सबके लिए ही एक दंश की तरह है। तो ये दंश हमारे जो शूल की तरह है शरीर में, वो कब निकलेगा।
मुझे लगता है कि कानून हमारे साथ में है। बहुत सारा लिखा जाना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि बात यह है कि आप मेहरबानी पर कब तक जिएंगे। कोई रास्ते क्या बचते हैं अपने को जिंदा रखने के। तो ऐसी कविताएं जो बहुत सुलगती हुई हूँ और समाज की सच्चाई को सामने रखती है। अगर आपको लगता है कि ये कविता तो भी ठीक नहीं है या कोई ये कहानी ठीक नहीं है, तो भी समाज को ठीक करिए ना। कहानी आती कहाँ से? समाज से आती है, तो समाज को ठीक करिए। आप मंटो को कई बार कहते हैं कि मंटो बड़ा अश्लील लिखते हैं, आपका समाज अश्लील नहीं है। आपको समाज को अच्छा करना पड़ेगा, कविताएं अपने आप अच्छी हो जाएंगी, अच्छी कहानी हो जाएगी। शुक्रिया पूनम जी, सभी का बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का जी। और अब मैं कवि आलोचक भाई दीपक राय जी को आमंत्रित करता हूँ। दीपक जी, कि वे इन कविताओं पर अपनी राय लिखें। बहुत सारी चीजें आपको कही जा चुकी होती है, तो आपको संक्षेप में करने की आजादी मिलती है। ये अच्छी बात है। बाकी अब तक जो चर्चा होती है सबसे समय की एक सशक्त कर्म में है। मुझे लगता है कि हम जब कहते हैं कि कविताएं लिखी गई, इन्हीं विषयों पर कविताएं पहले भी लिखी गई, क्या नया है तो लिखने को प्रेरित करता? उन्हीं विषयों से कौन सी कविता क्यों आई? जैसे राम की कहानी, राम कथा, तो राम कथा तो हजारों सालों से चल रही है, 2500 साल से तो है ही। अगर हम वाल्मीकि को ईसा पूर्व 300-400 के आसपास मानते हैं तो लगभग 2500 साल हो गए। और सबसे वाल्मीकि और फिर कम्मन और फिर उत्तर रामचरितम और बहुत सारे लोगों ने, बाद में तुलसीदास ने, फिर अभी भगवान सिंह की किताब आई थी अपने अपने नाम, वहाँ वो राम कथा आती है। और वो राम कथा जो भाई में राम और सीता भाई बहन, तो तुलसी ने लिखा भी था कि हरे हरि कथा आनंद। लेकिन शायद हमारा समाज इन तथ्यों को, इन विविधताओं को, इन अलग अलग रूपों स्वीकारने को तैयार नहीं है। मैं जब कहता हूं कि ये हमारे सियापे का समय, तो सियापे का समय जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज उगना छोड़ दिया। सूरज तो उगता ही, रोज उगता है और रोज शाम को हो जाता है। तो ये दिन का होना और रात का होना है, लेकिन ये पूरा दिन और रात मिलकर के जो हमारा समय बनता है, जो समय का बोझ बनता है, उसमें गहरा सियापा छाया है। और उस सियापे में पूनम भाटिया की कविताएं उम्मीद। दूसरी चीज एक और है कि क्यों मैं कह रहा हूं कि सियापे का समय, सियापे का समय इसलिए भी है कि बहुत से हमारे जो जरूरी सवाल है उन्हें गैर जरूरी सवालों से विस्थापित किया जा रहा है और ये साजिशन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये हुआ है इस दौर में और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सियापे का दौर है। दूसरी चीज ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम हर बार नए सवाल, ये जरूरी है कि हम सवाल उठाएं और हरेक कविता, हरेक रचना अपने आप में सवाल है। चाहे वो कभी तुलसीदास ने पूछे होंगे, चाहे वो वाल्मीकि ने पूछे होंगे, चाहे वो महाभारत के किसी अंश में उसके रचनाकार ने पूछे होंगे। हर कविता एक सवाल है और अपने समय का आख्यान भी। तो इस लिहाज से देखें तो जब हम पा रहे हैं कि सवाल यहाँ कहाँ है, तो जरूरी नहीं है कि हम कहें इसलिए पूनम जी ने ये कविता ली थी, इसमें नया क्या है। तो ये एकदम जरूरी नहीं है कि हर कविता नई कविता, क्योंकि हर कविता नई कविता नहीं होती है।
जरूरी ये है कि बहुत से जरूरी सवाल बार बार पूछे जाए। तो हमें बात इसमें करनी चाहिए कि पूनम जी का जो कविता संग्रह आया है, इसमें उन्होंने उन जरूरी सवालों को उठाया है कि नहीं उठाया। तो इन आधारों पे मन आकलन होना चाहिए। ये बहुत नहीं कैसे जो नया आपने नया सवाल क्या किया, आपने स्त्री पे लिखा, आपने अल्पसंख्यकों पे लिखा, आपने स्त्रियों पे लिखा, आपने प्रेम पे लिखा, आपने प्रकृति पे लिखा, तो नया क्या लिखा? नहीं, यही नयापन है कि हम बार बार उन सवालों को उठा रहे हैं, बार बार उन सवालों से मुठभेड़ करने की जरूरत है। और अगर ये सवाल बार बार उठते रहेंगे तो तय मानिए कि गलत उत्तर मिलने बंद हो जाएंगे, भले सही सवाल न मिले। तो एक बड़ी बात होती है कि हमें गलत उत्तरों के साथ जीने की आदत छोड़नी चाहिए और सही सवालों के साथ जीने की आदत डालनी है। पूनम ने की है, ये जो कविता आई है, कविता संकलन जो आया है, इसमें हमें नए सवाल उठाने न उठाने की छूट है, लेकिन जरूरी सवाल न उठाए इसकी छूट नहीं। तो वो तो उसे आपको उठाने ही उठाने। दूसरी चीज है कि फिर मैं उसी अपनी बात में आऊंगा, मैं कह रहा हूँ कि स्यापे का समझ। तो ये जो हमारा आंतरिक विस्थापन है, जो हमारी आंतरिक टूट फूट है और आत्म औपनिवेशीकरण है, इसके खिलाफ ये कविता है। मैं उन कविताओं का जिक्र करूंगा, मैं कह रहा हूँ क्यों है, कैसे है। दूसरी एक और चीज है कि जो हमारा साहित्य है, जो हमारी कविता है, उसकी कोई अंतिम व्याख्या नहीं होती। तो अगर अंतिम व्याख्या नहीं होती तो हर समय हर बार, जैसे आज पूनम जी का कोई मतलब संकलन आ गया और इसमें कोई सवाल आए हैं, तो जरूरी नहीं है कि अगले संकलन में अब ये सवाल नहीं होंगे या कोई और मुद्दा खुलेंगे। इन्हीं मुद्दों पे बात होगी, किसी और तरीके से बात होगी। मुझे याद एक उदाहरण में बार-बार कोट करना चाहता हूँ लघु पत्रिकाओं के संदर्भ में। मैंने पहले भी कहीं शायद इसका जिक्र किया है, रामापर शर्मा जी का जिक्र आता है। वो लघु पत्रिकाओं को निकालने के लिए, लघु पत्रिकाएं निकालने के लिए कुख्यात कर सकते हैं। कुख्यात है कि वो हर महीने एक पत्रिका निकालते थे और स्वाभाविक हर महीने पत्रिका निकलेगी, इसका मतलब पहले वाली बंद हो चुकी है, कितनी पत्रिकाएं एक साथ निकले। तो वो लेकर के मिस्त्री के आगे उन्होंने कहा कि देखिए ये नई पत्रिका आ गई। तो चूंकि इनकी ख्याति इतनी बुरे तरीके से फैल गई थी, क्या तो कुछ काम नहीं, तो रोज एक नई पत्रिका लेके आ जाता है। जब उन्होंने नई पत्रिका उनके मेज पर पढ़ी, देखिए ये तो एक नया अंक आ गया, ये नई पत्रिका। उन्होंने कहा कि ये तो बताओ कि ये नई पत्रिका जो है, इसका नया अंक कब आएगा। तो जो रामावतार शर्मा जी का उत्तर था वो अद्भुत था। उन्होंने कहा कि ये लोग पूछिए कि इसका नया अंक कब आएगा, ये पूछिए कि किस शहर में और किस नाम से आएगा। तो ये जो प्रतिरोध का सातत्य है, ये हमारी कविता की जरूरी नहीं कि उसे पूरे भारतीय नहीं लिखे, हो सकता है उसे अनुष्का जी, हो सकता है कि उससे वंदना लिखे, हो सकता है उसे मीनाक्षी में लिख रहे हो, फजील से लिख रहे हो, समूह कोई भी लिख रहा। दरअसल मुद्दा यह है कि हम प्रतिरोध की उस मजबूत जमीन पर खड़े हैं कि नहीं। तो अगर हम प्रतिरोध की उस मजबूत जमीन पर खड़े हैं तो फिर उम्मीद एक मुहावरा है, और उम्मीद अगर हमारी कविता का मुहावरा है तो समझिए कि कोई भी उम्मीद अगर कविता का मुहावरा बनती है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई न कोई राजनीतिक चेतना, कोई न कोई एक विचार। बिना विचारों के ही ये कविता नहीं लिखी जा सकती। जो आपको लगेगा कि ये तो बहुत मतलब बहुत सारी कविताएं हैं, जैसे अभी तुम हो बस यही, ये कविता। तुम हो तो नमी है मुझमें, तुम हो तो नमी है मुझमें, नमक है, नदी है, पानी है मुझमें, लय है, गति है, रवानी है मुझमें, टूटन ऊब है, उदासी है, टूटन है, ऊब है, उदासी है मुझे, गुस्सा है, प्यार है, तकरार है मुझे। तुम हो तो जंगल है, पहाड़ है मुझे, तुम हो तो जंगल है, पहाड़ है मुझमें, सागर है, डर है, साहस है, जिम्मेदारी है, प्यार भी है, पहरा भी और मुक्ति भी। तुम हो तो ये सारी चीजें, हार भी है, जीत भी है, प्यार भी है, पहरा भी है, मुक्ति भी है। यही है कि तुम हो हमेशा, और यही समझो कि तुम हो तो एक पूरा जीवन है, और यही समझो कि तुम हो तो एक पूरा जीवन है मुझमें, तुम हो एक मनुष्य है। एक मनुष्य का होना आज के दौर में
अपने आप में एक बड़ी बात है और यह यकीन है, यह उम्मीद है जो हमें हमारी राजनीतिक चेतना से जोड़ती है कि कैसे कोई समाज विचारों के द्वारा गढ़ा जाता है और वो विचार कहाँ से आते हैं। वो विचार आपके बदलते हुए समाज से ही आते हैं। जैसी हमारी अर्थव्यवस्था होती है उस तरह से हमारे विचार संगठित होते हैं, उस तरह से हमारे विचार उसके अनुसार ढलने लगते हैं। तो पूनम जी की बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो विशुद्ध राजनीतिक कविताएं हैं, लेकिन बिना किसी राजनीतिक शब्दावली के। ये एक बहुत बड़ी बात है। और पूनम जी की खासियत ये है कि इन्होंने राजनीतिक कविताओं को भी बिना राजनीतिक शब्दावली के यूज किया, यानी उन्होंने बहुत सारी कविताओं को नारा होने से बचा लिया। जहाँ कविता छिजती है, जहाँ कविता कम होती है, वो कम कविताएं को बचाए और एक अच्छी कविता हमारे सामने रखने की कोशिश करें। इसमें बहुत सारी कविताएं हम पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत सारी कविताओं को इसमें जुड़ा भी है, जैसे घने कोहरे में आधी आबादी, घने कोहरे में दलित शोषित वंचित सब, अभी तो हटेंगे घने साए क्या और छटेगा क्यों। ये भी उम्मीद की कविता है। ये भरपूर और महिलाओं के अनुभव को की कविता है, जहाँ यह है कि कभी तो होगा ही। फिर जैसे हम एलिनेशन की शिकार, अलगाव की शिकार, उस पर एक बहुत अच्छी कविता जो शायद सबसे अंतिम कविता है, वो है साथ साथ। तो उसको भी थोड़ा पढ़ना चाहूँगा। अभी एकदम ठीक अभी इसी वक्त जब इस सूरज को तुम देख रहे होगे वहां देख रही हूँ मैं भी यहाँ, ठीक उसी हम दोनों एक ही साथ देख रहे होंगे, कितने दूर दूर है तब भी, लेकिन वह भी तो देख रहा है, एक साथ ही है, साथ साथ। ये साथ भी ना ठीक तुम्हारे ही जैसा रहता है साथ मेरे। सूरज चांद तारे कैसे कर देते हैं सबको एक साथ, पूरी दुनिया को एक साथ। सूरज चांद तारे कैसे कर देते हैं सबको एक साथ, पूरी दुनिया को एक साथ। हवाएं कैसे तुम्हारी उपस्थिति बहा ले आती हैं मुझ तक, कितनी दूर दूर आंखें और देखना कितना साथ साथ, जैसे दो हृदय कितने दूर दूर, धड़कना कितना साथ साथ, धड़कना कितना साथ साथ। तो अब अगर हम इस पूरी कविता में देखें तो ये तो एक डिमांड है कि कैसे कर देते हैं सबको एक। आज तो एक भूमंडलीकरण का दौर है, हम प्रकार से भूमंडलीकरण भी करते हैं। तो इस भूमंडलीकरण के दौर में जब पूंजी एकीकृत हो रही है, पूंजी का भूमंडलीकरण तो हो रहा है, तो लेखिका की एक अपील है हम कम से कम संवेदनाओं को भी, संवेदनाओं के स्तर पर भी भूमंडलीकृत हों। और एक क्योंकि इस पूंजीवाद का एक वैकल्पिक संरचना तभी तैयार होगी जब पूंजी के श्रमहीन अंतहीन शोषण के खिलाफ हमारी संवेदना की मजबूत जमीन टिकी हो। और हर संवेदना का एक अलग ही शिल्प होगा, हर संवेदना का शिल्प होगा। अब वो चाहे कविता में आए, वो चाहे कहानी में आए, चाहे उपन्यास में आए, लेकिन हर कविता का एक शिल्प होता है। दूसरी चीज है कि एक नए किस्म की प्रतीकवत्ता है पूनम भाटिया जी की कविताओं में, जो जिसे मैं कहूँ कि वो गहरे राजनीतिक अर्थों में विचार की कविता है, प्रतिरोध की कविता है। जैसे केदारनाथ सिंह की एक कविता जो मुझे याद आ रही है, यह जानते हुए भी लिखने से कुछ होगा नहीं। केदारनाथ सिंह ने लिखा कि यह जानते हुए भी कि लिखने से कुछ होगा नहीं, मैं लिखना चाहता कि किस उम्मीद की बात होती है। जब पता है कि लिखने से कुछ होगा नहीं तो क्यों लिखना चाहता। तो ये पूनम जी की तमाम कविताएं जो इस घोर निराश और यात्रा के दौर में उम्मीद जगाती कविताएं हैं, और यह उम्मीद एक पॉलिटिकल जर्नल से आती है, यह उम्मीद एक विचार से आता है। यह उम्मीद हमें ये बताने के लिए काफी है कि कविताएं कैसे साहित्य को अपने समय को अभिव्यक्त करती है। ये जो आशावाद, ये जो उम्मीदों की उर्वर जमीन है, ये पूनम जी की कविताओं को खास स्वर देती है और खास भंगिमा प्रदान करती है। जब मैं कहूँ कि कोई कविता अगर अपने शिल्प में, अगर अपने विचार में स्वायत्त होती है तो फिर वो राजनीतिक अंतरिक्ष में जाती है। और कविता अगर कोई अंतरिक्ष में अपना आकार ले रही है तो वो कहाँ से लेते हैं? हर कविता जीवन से निकलती है, सारे स्वर कविताओं के जीवन से निकले हुए स्वर। तो अगर इन कविताओं को यहाँ से नहीं लेके जाना होगा तो फिर इन कविताओं का कोई आदि है न अंत है। इसलिए मैं बार बार इस चीज को रेखांकित करना चाहूंगा कि राजनीतिक संवेदना, काव्य संवेदना को कैसे एक साथ स्वायत्त करती है, कैसे एक साथ मिंगल करती है, और फिर उस संवेदना का जो शिल्प होता है
वो आम आदमी की व्यथा और दुखों के विस्तार का शिल्प होता है कि कैसे उस संवेदना में हमारे आम आदमी शामिल हो। दूसरी बात एक और है कि इनकी कविताओं में हम देखते हैं कि बहुत मोटे अक्षरों, बहुत बड़े अक्षरों स्त्री दुनिया की बातें, और वो स्त्री दुनिया की बातें ऐसी नहीं है जो उत्तराधुनिक विमर्शों में सिर्फ फैशन के तौर पर आई हो, जैसे कि पर्यावरण को लेकर के लिखने का फैशन है, स्त्री दलित शोषित अस्मिताओं को लेकर के लिखने का फैशन है। तो ये जैसे ही हमने उत्तराधुनिक संदर्भों में विमर्श को ढालने की कोशिश की, वहां एक मैनरिज्म विकसित। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि उनकी कविताएं एक नए आस्वाद के साथ है, क्योंकि ये पॉलिटिकल शब्दों का, पॉलिटिकल मैनरिज्म का इस्तेमाल नहीं करती है और बखूबी अपनी बात को कहती है कि नहीं ये हमारी राजनीतिक क्षेत्र है, ये हमारी जमीन है। और सबसे बड़ी बात की ये यकीन कि कोई यकीन करे कि नहीं, जब तक राजनीति आम आदमी के जीवन को दशा दिशा को तय करती रहेगी, कविता उस पर टिप्पणी करती रहेगी। कविता और साहित्य और राजनीति कोई अलग अलग बात नहीं। तो ये कहना बुलावे में डालना है कि कविता इसमें राजनीति क्यों है, इसमें तो आम आदमी क्यों है, इसमें तो ये कविता तो मनोरंजन की बात है। आप प्रेम करिए, प्रेम करते रहिए, खेलते रहिए, और फिर आप माशूका शायरी जो होती है वही है कविता के विषय। इसमें आम आदमी और दलित शोषित वंचित ये कहाँ से आ गए? तो इसका जबरदस्त प्रार्थना है पूनम भाटिया जी की कविताएं। उन्होंने कैसे बिना लाउड हुए, बिना अपनी कविता को नारा बनने देते हुए कविता के शिल्प की रक्षा की, कविता की संवेदना की रक्षा की, और हमारे आप तक पाठकों तक अच्छी कविताओं को पहुंचा दी। एक है कि स्त्री की शक्ति को, उस शक्तिशाली स्त्री की भूमिका वो एक भौतिक जमीन देती है, इसलिए इनकी कविताएं बड़ी कविता। सिर्फ वो कहने के लिए, लिखने के लिए मुझे स्त्री के पक्ष में लिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे आज बैठना है, मुझे आज स्त्री पे 5 कविताएं लिखनी है और मेरे भीतर तो आज भाव आ रहा है, मैं दूसरी के पक्ष में। तो ऐसे ही नहीं लिखी गई कविताएं हैं। ये कविताएं स्त्री की, उस शक्तिशाली स्त्री की भूमिका को एक भौतिक जमीन देती है, एक ठोस जमीन देती है, जहाँ पे वो खड़े होकर अपनी दुनिया के आसपास के संघर्षों को निहारती है, देखती है और जूझती है, उनसे जीतती है, उनसे लड़ती है। तो जरूरी नहीं है कि हर लड़ाई आपकी जीत में ही खत्म हो, महत्वपूर्ण है कि लड़ना है और लड़ना आना चाहिए। तो पूनम भाटिया जी की कविताएं महिलाओं को, शोषितों को, वंचितों को लड़ना सिखा रही है कि लड़ना कैसे है, मतलब अपने समय के जो सवाल हैं उनसे जूझना कैसे है, टकराना कैसे है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मैंने लगा जब मैं इनकी कविताओं को पढ़ रहा था, बहुत सारी कविताएं, जैसे वो पहली कविता जिसका जिक्र है आप लोगों ने भी किया और मैं भी खदान में चूड़ियां। तो जब हम देख रहे थे इन कविताओं को पढ़ रहे थे, तो मुझे बार बार कहीं कहीं निराला की जो एक कविता है, तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पत्थर, नयन प्रिकर मरकर गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, तो उस तरीके का जो शिल्प है वो निराला जी का अपना शिल्प है। लेकिन उस बोझ कैसे पूनम जी आज आ करके, और फिर उसको जब ये उस कविता में यहाँ ये खत्म हो रहा है, श्रमिक महिलाओं का कहना है संघर्ष, श्रम के सामने खींचे हैं सब श्रृंगार। तो एक जो श्रम का सौंदर्य उसको रचना, और जो निराला वहां लिख रहे थे कि शाम तन भर बधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। तो एक श्रम का सौंदर्य वहां भी दिख रहा है। और जब पूनम जी यहाँ कह रही कि नहीं, किसी स्त्री का जो असली गहना है वो उसके श्रम का सौंदर्य है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और फिर भी जब मैं कहूँ कि शुरू में ही मैंने अपनी बात कही थी कि स्त्री को देख लगता है कि इसके बारे में क्या नया हो, इसके जीवन में क्या नया हो। जबकि मुझे लगता है कि हर स्त्री एक अलग दुनिया होती है, उसके भीतर की दुनिया शायद आपके परिचित या आपके परिचित होने के दम को तोड़े, उसके सवाल खड़ा करे। तो एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये लगता है आपको कि मैं तो स्त्री को जानता हूँ, मैं तो स्त्री की दुनिया को जानता हूँ। बहुत सारे कवियों ने स्त्रियों के मन, उनकी संवेदना, उनके प्रेम, उनके जीवन के बारे में बहुत अच्छी कविताएं लिखी है। मैं बहुत सारी ऐसी कविताओं को पढ़ता हूँ, लेकिन पूनम जी की खासियत ये है कि उस परिचित दुनिया में जो अपरिचित उन्हें, शायद उनको भी खंगालने की ताकत और शक्ति, या कुछ शब्द है इसके पास, कुछ टूल है इसके पास जो उनका इस्तेमाल करती है।
और करोड़ों स्त्रियों की जो पीड़ा है, जो आकांक्षा है, उसको भी ये स्वर दे। एक और महत्वपूर्ण बात मैंने नोट की, भाषिक जो पूर्वी की भाषिक क्षेत्र है वो अपने सारे संदर्भों के साथ एक नागर कविता, ये ठीक बात है कि यहाँ बहुत जैसे रेणु के गांव है, या जैसे प्रेमचंद के गांव है, जैसे शिवचंद सहाय के गांव है, जैसे अपने अभिजी के गांव है, तो वो अनुभव क्षेत्र नहीं रहा है इनका, और ये किसी का हो भी नहीं सकता कि वो सारी जगह प्रमाणिकता से लिखे। लेकिन जो नागर चेतना है, जहाँ बुद्ध लिख रहे हैं, जहाँ से आगे लिख रहे हैं, जैनेन्द्र लिख रहे हैं, लेकिन ठीक है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि उसके साथ उन्होंने कितनी ईमानदारी से काम किया और कितनी ईमानदारी भरती है उस पूरे, जैसे मैं अगर ठीक से स्थानीय नहीं हूँ तो मैं बहुत खराब तरीके से वैश्विक भी नहीं हो सकता, तो मुझे ठीक से स्थानीय होना पड़ेगा अगर मुझे ठीक से वैश्विक होना है। आप प्रेमचंद को देखिए, प्रेमचंद का लेखन कहाँ का, बनारस से लेकर के लखनऊ और की जो भूमि, प्रेमचंद का लेखन वही का था। लेकिन प्रेमचंद के जो गांव है वो दुनिया के किसी गांव के ही गांव है, वहां के जो दुख है वो दुनिया के किसी के भी दुख है। तो जो ये आवाज लगाई गई कि दुनिया के मजदूरों एक हो, और बार बार पूनम जी कह रहे हैं कि नहीं, हमें अपने दुखों के आधार पर एक होना है, क्योंकि सुख तो सबके हैं अपने, लेकिन दुखों के आधार पर अगर हम एक होते हैं तो एक बड़ी आबादी को अपने साथ करते हैं और अपनी कविताओं का माध्यम बनाते हैं। एक और बात है कि जो परिवेश है, जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उससे हम अपनी चीजों को कैसे लेके आते हैं और कैसे अपने समय के सवालों से दूसरे उनको गुजारते हैं। जैसे किसी का अगर हम लेखन देखें तो उन्होंने कहा कि कई बार उनका आलोक लगा कि ये मौलिक रचनाकार नहीं है, तो संकलन करता है। उन्होंने कहा कि ये ठीक बात है, लेकिन उसकी खासियत ये है कि प्राचीन परंपराओं, मैं जब परंपराओं कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि हर परंपरा रूढ़ी हुई, उस परंपरा में प्रगतिशील परंपरा थी, और 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ बना भारत में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पहले भारत में प्रगतिशील परंपरा नहीं थी। जिस देश में बुद्ध है, जिस देश में कबीर है, रविंद्र है, गालिब है, मीर है, उस देश में प्रगतिशील परंपरा के लिए हमें ये इंतजार नहीं करना था। हाँ, ये बात है कि जिस तरीके जिस वैज्ञानिक खोज के साथ प्रगतिशील चेतना जो 36 और बाद के समयों में आती है, उस तरीके से नहीं आई थी। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो पूनम जी के साथ की है। पूनम जी अपने समय को इतनी प्रामाणिकता से दर्ज करती है कि इनका देखा हुआ सच, सबका देखा हुआ सच होता है, और कई बार हमें हैरत होती है कि अरे ये तो मुझे कहना था, ये तो मैं कहना चाहता था, ये तो मेरी बात है, ये पूनम जी को कैसे पता है। तो एक कवि की, एक लेखक रचनाकार की खासियत यही होती है कि वो पाठक को चौंकाए कि ये कैसे समझ, ऐसे कैसे हो। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी कुछ कथाएं हैं, कहानियां हैं, वो इसलिए बड़ी कहानियां, कथाएं हैं वो चौंकाती है आप। जैसे प्रेमचंद की कफन है, वो चौंकाती है आप कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि घर में बहू की लाश पड़ी हो और उसके ये कफन के पैसे लाए जाए और उसके ये जो आलू खरीद के वो पैसे खा जाए और मांग के पैसे मांग के आए, क्या ऐसी भी रहता हो सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसको हम उस संकलन को पढ़ें, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पहला संकलन है वो भी अच्छा है, दूसरा संकलन है थोड़ा और उसमें हम बेहतरी देख सकते हैं, और एक कवि की, एक लेखक की ये जो यात्रा होती है वो सतत प्रगतिशील यात्रा होती है, और इस मायने में उनको सराहा जाना चाहिए, उनमें काफ़ी संभावनाएं हैं, और मुझे लगता है कि अभी उनकी और बहुत सारी किताबें आएंगी और हमेशा इससे बेहतर आएंगी, क्योंकि हमारे जीवन का एक मूल मंत्र भी यही है कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जगा सकेंगे उस जगह से पढ़ के सो। तो अगर हमारी कोई हमारा कोई लिखा पढ़ा आता है तो पहले से बेहतर है। तो ये हमें अपने आत्मालोचन, अपने आत्मसंघर्ष से सीखने की प्रक्रिया है, हम उस प्रक्रिया में लगातार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब कविताओं को पढ़ें, देखें, उस पर राय व्यक्त करें और फिर धन्यवाद दीपक जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। और अब हम अंतिम चरण में मैं आदरणीय भाई कैलाश मनहर को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और अध्यक्षीय वक्तव्य दें। भाई कैलाश
सबसे पहले पूनम जी को इस कविता संग्रह के लिए हार्दिक बधाई और सामने बैठे हुए लोगों ने सभी को प्रणाम नमस्कार। स्थिति यह है कि मैं जहाँ रहता हूँ 90 गज के मकान में, और मेरे चारों ओर जो लोग रहते हैं, मेरे आसपास जो लोग रहते हैं, उन सब के बीच में दीपक जी का, वंदना का और पूनम जी का जाना मुझे उस दिन हैरत में डाल गया, और मैं अजीब से संकोच में रहा कि इस ऐसी जगह पर, ऐसी छोटी सी जगह पर, ऐसी मैली दूसरी जगह पर ये लोग मेरे पास आए हैं, मैं इन्हें कैसे याद व्यक्त करूँ, कैसे संभालूँ, कैसे बात करूँ। लेकिन फिर जब बातचीत चली तो मैं आपसे सच कहता हूँ कि ये मुझे उसी श्रेणी के लोग हैं। मैं एक ब्राह्मण परिवार में, कुलीन ब्राह्मण परिवार में, मेरे पिताजी पंडित थे और उनके पास में बहुत लोग मुहूर्त और जन्मपत्रियां बनवाया आया करते थे, और वहां से निकलकर ऐसी जगह गया हूँ कि वहां मैं अकेला ब्राह्मण हूँ, और मेरे चारों ओर जो हैं वो आप कह सकते हैं कि पूरे गौरव के साथ कि मैं बहुजन समाज के बीच में अकेला रहता हूं। और उन लोगों के बीच में पूनम जी का और दीपक जी का और वंदना का जाना, तो मैंने तो सही, तो इन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छी जगह रह रहे हैं और यहीं से आप कुछ प्राप्त करते होंगे, शायद आप जो कुछ कर रहे हैं यहीं से कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि पूनम जी भी शायद उन चीजों से दूर नहीं है। वो पहला गाड़ी बीती हुई लड़की जो है अपनी माँ के साथ में, उसे देखना, उस पर दृष्टि डालना, उसके बारे में सोचना, उससे बात करना एलिट क्लास का काम नहीं। अभिजात के लोग उन्हें देखकर निकल जाते, कई तो भूख भी जाते। पूनम जी उससे बात करती हैं, उसको अपनी कविता का विषय बनाती हैं। तो जब ये मेरे पास छोड़ के आई ये किताब, तो मैं बार बार उस बच्ची, वह बच्ची और खदान में चूड़ियां के बारे में सोचता रहा कि इस किताब के मुख्य शीर्षक ये होने चाहिए। लेकिन जब देखा कि इन सबके बीच में पूनम जी नई कौंपलों को फूटना देख रही हैं, मृदंग की थाप देख रही हैं, चिड़ियों की चहचहाहट भी देख रही हैं, तो कहा ये सब उनकी हवा की गंध में है। इसलिए मुझे लगा कि हवा की गंध कुछ ज्यादा सही रहेगा। हवा की गंध मैं चिड़ियों की चहचहाहट देखना, नई कौपलों का फूटना देखना, मृदंग की थाप देखना, इस समय में जबकि 26 जनवरी भी जय श्री राम के नारों के और झंडों के साथ में मनाई जा रही हो, इस समय में हवा की गंध में ये सब चीजें देखना बहुत मुश्किल काम है। पूनम जी, आपने उस इलाके में प्रवेश किया है, उस वर्जित इलाके में प्रवेश किया है जहां से आपको बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है। अभी दीपक जी ने जो बात कही, मैं सच कह रहा हूँ कि ज्यादा 2 दिन हुए हैं, 26 जनवरी और आ रही है, वहां से आमेर से देखता आ रहा हूँ पूरे माहौल में भगवत ध्वज लहराए हुए हैं, तिरंगे का कहीं नाम नहीं हो, और किस तरह से नारे लग रहे हैं हर स्कूटर उस पर। ऐसे समय में
पूनम जी का इस वर्जित इलाके में प्रवेश करना बहुत खुशी की बात। आगामी स्टूडियो में जो श्रम है, तुम्हारा प्रेम में जो प्रेम है, साथ साथ है जो अलगाव की लकीर है, जो विभाजन की लकीर है, उन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है पूनम जी की, अभी जो उन्होंने अपने वक्तव्य में कही, लिखी नहीं है लेकिन कही थी कि मैं सृजन बड़े मजे मजे में, वे सृजन में आनंद लेती हूँ। सृजन में ये बहुत हमारे इस समय के भी बहुत लोग और हमारे पूर्वज भी सृजन में जो खुद को दुखी करते हैं कि मैं दुख करके दुखी होकर के दुख को व्यक्त करूं, वो बहुत अजीब विरोधाभासी स्थिति होती है? लेकिन आनंद से, उन्होंने कहा लेकिन आनंद से, लेकिन आनंद से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने कही कि बच्चों का सहयोग मिला, वो सबसे बड़ा आनंद है कि बच्चे कह रहे हैं कि आप इसलिए नहीं है कि वो हम हमारे काम हम खुद कर लेंगे। तो ये चीजें इस समय में सुनता ही, क्योंकि जो हमारे समय के प्रतिबद्ध दिखने वाले लोग हैं, जो तुलसीदास और रामकथा और मुरारी बापू और मीरावाला मुरारी इन सबसे समझौता करने में तुले हुए हैं, ऐसे समय में पूनम जी का हवा की गंध लेकर आना बहुत मुश्किल और लेकिन श्रेष्ठ का काम, मुश्किल है लेकिन श्रेष्ठ। मतलब कि उदासी हमें घेरती है, दुख हमें प्रताड़ित करता है, लेकिन हम उसमें भी सहज रहे। इन कविताओं की विशेष बात सब लोगों ने कही है, लेकिन शायद शब्द ये लेना होगा। इन कविताओं की खास बात यह है कि बिल्कुल सहज कविता है, इनमें सहजता इन कविताओं का मूल गुण है, और सहजता में शब्दों का कभी उपयोग नहीं, शब्दों के प्रति बहुत सचेत हैं पूनम। मतलब कि वे जब कहती हैं तो दो पंक्तियों में पूरी कविता पूरी चीज समझ में आती है। और वो मेरे सामने मुगल आजम में मधुबाला का वो काल क्या तो डरना क्या वाली बात आने लगती है कि मोहब्बत रेडियो में नहीं करती जा सकती, मोहब्बत को चाहिए खुदा। ऐसी बात दो पंक्तियों में कह करके एक पूरी कविता बनाने का काम जो हुनर है वो सहज है कविता की। हालांकि बहुत सारी बातें प्रीतम जी ने और अनुपमा जी ने, दीपक जी ने, अजय साहब ने, सब ने कह दी हैं। उसके बावजूद मैं ये जरूर कहूँगा कि प्रेम रागिनी में जो माता पिता के प्रति जो इनका सम्मान है वो जो प्रकट हुआ था, इसमें जो आम समाज के प्रति इनका लगाव है जो हवा के गंध में प्रकट हुआ है, मुझे आपको ताजुब होगा पूरी किताब में पढ़ते समय मुझे ईश्वर और धर्म कहीं दिखाई नहीं। सबसे खुशी की बात मुझे ये लगी, खुदा भी एक जगह दिखाई दिया तो इस नाम से दिखाई दिया कि अगर तू खुदा है तो निर्दयी हो, अगर तू है तो मतलब धर्म और ईश्वर से इस जमाने में वास्ता नहीं रखने वाले कवि बहुत कम है मेरे जैसे, और मेरी जिंदगी में आके तो ये मुझे बात लगी मेरी। और हमारे भाई साहब जो सतनारायण जी हैं उनके जो जीवनानुभव हैं, जो मतलब अभी मंदिर साहब की बात होती थी, उनका एक ऑटो रिक्शा तय है तो सतनारायण जी का भी मुमताज वाला ऑटो रिक्शा तय है। तो ऑटो रिक्शा जो तय रखते हैं वे ही आने जाने। मैं अपने अक्सर मैं भी बच्चों के साथ में रहा और मेरी स्कूल में उस जमाने के बीपी सादत जैसे लोग स्कूल में चले जाते थे मेरे पास में चाचा, तो
बच्चों से जो चीजें सीखने को मिलती हैं ना वो बहुत कम मिलती है। कारण कि जब बैठ के बात करते हैं इस पहिए ने मुझे, हालांकि वो विकास की बातें बहुत दूर की बातें हैं, लेकिन जब पहिए की और चक्र की बात करते हैं, इस चक्र ने चक्कर में डाल दिया और ना कौन काम घर से छूटता आया। तो उन्होंने आप जो ये दृष्टि है ना आपकी, ये दृष्टि आपकी मौलिकता है, ये दृष्टि आपकी मौलिकता है और आप इससे दूर हैं। इससे आप अपनी अपनी दृष्टि को बनाए रखिए और ये दृष्टिकोण ही आपको एक दिन अगले सोपान पे, अगले पीढ़ी पे, चाहे जो प्रेम राजनीति से आगे जो आप बढ़ी है 2-4 सीढ़ियां, अगली सीढ़ियां इसी दृष्टिकोण के सहारे आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपनी बात, मुझे लगता है मैं ज्यादा नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि बस ये कहते हुए बात कर रहा हूँ कि फिलोजन जी ने कहा था और वो हम सब झेलने के लिए विवश हैं और बड़े मजे से झेलने के लिए वो आनंदपूर्ण व्यवस्था हमारे दुख आया था तो दिल ने उसे जगह दे दी, दुख आया था तो दिल ने उसे जगह दे दी, वो आके बैठ गया, उसे उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कैलाश जी। और इससे पहले कि मैं आप सबको चाय के लिए आमंत्रित करूं, मैं समझता हूं कि यहाँ इस समय पूनम जी के माता पिता भी आए हुए हैं और इनके बहुत से विद्यार्थी और इनके मित्र जो इनके लिए विशेष रूप से फूल लेके आए हैं, शुभकामनाएं। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले आप जो लोग साथी आए हैं आपके माता को आमंत्रित करूँगा और उसके साथ जो मित्र परिजन आपके लिए शुभकामनाएं लेके आए हैं वे सब आपको फूल भेंट करें। और इसके बाद हम लोग बाहर चलेंगे, चाय और नाश्ते पर आप सादर आमंत्रित हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आप सबसे निवेदन है कि बाहर चाय नाश्ता की व्यवस्था है, तो आप सब चाय और नाश्ता ग्रहण करके जाएं। धन्यवाद। थोड़ा याद करिए, मैं नहीं थोड़ा सा रिकॉल करूँगा आपकी शक्ल, मैं रिकॉल करूँगा ताकि आप शब्द में आप जाहिर कर अपन बाहर साथ में थे वार्ड नहीं गए आप वो लोग हैं जो टॉपिक में हम तो ऑडियंस में हैं, आप लोगों की चीजें बांट सकते हैं ना। हाँ सर।
मेरा जो भांजा है वो बिल्कुल है वो मैंने आपको दिखाया भी है नहीं मैंने दिखाया फिर अब अगली बार मैं भूल बोलेगा मिलते तो सबसे निवेदन है कि बाहर चाय नाश्ता करके जाएं। तो यहाँ के बाद आप सब लोग बाहर चलें, वहाँ प्लेट्स रखी हुई हैं, कुछ स्नैक्स हैं, कुछ बिस्किट्स हैं, तो वो लोग आप लें और फिर उसके बाद जाएं। जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए और आपके कार्यक्रम को संभव किया, क्योंकि आपके बिना यह संभव नहीं। थैंक यू, शुक्रिया सर।
ठीक है।